जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज के शो का आगाज़ में बहुत ही अच्छी खबर से करूँगी, वो ये कि हुकूमत सिंध ने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। वो ये कि जिना अस्पताल में उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का आगाज़ किया है। एक तो जनाब 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस का उन्होंने इफ्तिताह किया है, जहाँ पर मुफ्त जो है वो रिहैब की सर्विसेज दी जाएंगी। और इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 41 लाख रुपए की लागत से मुल्क का इस वक्त जो तीसरा साइबर नाइफ की जो जदीद तरीन मशीन है उसको नस्ब कर दिया गया, जिसके बाद अब ये जो जिना हस्पताल है ये वर्ल्ड में बेस्ट हस्पतालों में 10वें नंबर पे आ गया है। कैसे? कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर। आपको बताऊँ, ये जो साइबर नाइफ की जो मशीन है ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। ये बड़ा कस्टमाइज किस्म का आपका अगर ट्यूमर हो और रेडिएशंस हो, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। एक रोबोटिक सर्विस एक आप उसको कह सकते हैं कि बहुत ही जदीद तरीन ये है। और इसमें जो रेडिएशंस दी जाती हैं, उमूमी तौर पे जो रेडिएशंस दी जाती हैं कैंसर पेशेंट्स को, उसमें ये डर होता है कि जो कहीं बाकी जो टिश्यूज़ हैं वो उससे डैमेज ना हो जाएं। लेकिन ये इतनी जदीद तर्ज की मशीन है जिसको नस्ब किया गया है, और अब ये पाकिस्तान में ये तीसरी जगह ये जिना अस्पताल जिसमें ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो साइबर नाइफ मशीन जो नस्ब की गई है, इससे जो एफिशिएंसी है इलाज की उसमें 4 गुना इजाफा हो गया है। ये सारा कुछ अब आपको मैं नहीं बताऊंगी, हमारे नुमाइंदे हामिद रहमान वहाँ पर गए हैं, उन्होंने जायज़ा लिया है और उनके पास क्या है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, खुद ही सुनिए। जी देखिए, सिंध में सेहत की सहूलियात का बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाता है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में दीगर सूबों के मुकाबले में जो सिंध में सेहत की सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और हमने ये भी देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो तीसरी साइबर नाइफ मशीन है उसका इफ्तिताह किया गया, और 2 दूसरे यूनिट्स हैं जिसमें बिहेवियरल साइंसेज और स्ट्रोक वार्ड्स का भी इफ्तिताह किया गया है। हम जिना अस्पताल में मौजूद हैं, रेडिएशन का ये डिपार्टमेंट है जहां पर मेरे अकब में आपको ये मशीन दिखाई दे रही है। ये है वो साइबर नाइफ की तीसरी मशीन जो जिना अस्पताल में यहाँ पर तनसीब जिसकी हो चुकी है और यहाँ पर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। जिना अस्पताल में कैंसर के इलाज की क्या क्या सहूलियात हैं, साइबर नाइफ की मशीन रेडिएशन में कितनी कारआमद होती है और कितने पेशेंट्स जो है इस वक्त कितना लोड है वो इस अस्पताल में कैंसर के मरीजों का आ रहा है, और मुल्क भर से या दुनिया भर से कितने मरीज इस मशीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तमाम बातें हम जानेंगे डॉक्टर तारिक महमूद से जो प्रोफेसर ऑफ एमरेटस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी हैं और इस पूरे सेटअप को हेड भी करते हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें टाइम कम लगता है। टाइम कम लगना क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक आयरस है और एक MLC है। ये 2 इन एडिशन टू जो दूसरे हमारे रोबोट थे, जो प्रीवियस रोबोट यूनिट्स हैं, उनमें ये MLC की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो MLC की वजह से ये है कि जो ट्यूमर की ज्योमेट्री होती है उसको बहुत बेहतर तरीके से बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह आज जिना अस्पताल दुनिया के टॉप 10 सेंटर्स में, लेकिन बाकी जगहों पे 50,000 से $1,20,000 चार्ज किया जाता है। ये वाहिद सेंटर है जहाँ सर्विसेज फ़ी सबीलिल्लाह है, कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई मुल्क किसी मुल्क से आए, नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी कोई बार नहीं है। 15 मुल्कों से और पाकिस्तान के 167 शहरों से यहाँ अभी तक लोग इलाज करा के जा चुके हैं। बाकी ये रोबोट क्या करता है? ये अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है। ब्रेन का ट्यूमर हो, स्पाइन का ट्यूमर हो, प्रोस्टेट में ट्यूमर हो, लंग में हो, लिवर में हो, तो ये सॉलिड ऑर्गन के सॉलिड ट्यूमर्स को करता है। ये आंतों को नहीं करता, हेड एंड नेक के एरिया को नहीं करता, ब्लैडर को नहीं करता, ठीक है। लेकिन बाकी ऑर्गन्स के अंदर ये रोबोट जो है ये बेसिकली रेडिएशन से सर्जरी करता है। तो सर्जरी नेचुरली अर्ली स्टेज पे ही पॉसिबल होती है। अदरवाइज जो हमारे पास जो टोमोथेरेपी के यूनिट हैं और जो एक्विनॉक्स का यूनिट है वो स्टेज 1 to 4 को उन मरीजों को जिनको रेडिएशन चाहिए होती है उनको हम फिर टोमोथेरेपी के साथ ट्रीट करते हैं। साइबर नाइफ तो हमने देखा, रेडिएशन की जो हम बात करें उसका जो है मुफीद साबित होती है। टोमोथेरेपी जो है उसका क्या काम? टोमोथेरेपी देखिए, साइबर इज़ अ नाइफ, ये सर्जरी करता है, और टोमो इज़ अ थेरेपी के थेरेपी करती है। थेरेपी के लोग काफ़ी 20 दिन 30 दिन आते हैं उस थेरेपी लेने के लिए, ठीक है। टोमोथेरेपी बेसिकली रेडियोथेरेपी की मशीन है, लेकिन जो बाकी रेडियोथेरेपी की मशीन है उसमें मेन फ़र्क ये है कि ये 360 डिग्री से रेडिएशन भेजती है। हमने जब पहली दफ़ा यूनिट लगाया था उस वक्त 2012 में तो हम 4 मरीज़ करते थे, 2015 से 8 करना शुरू किए, उसके बाद से अब
इस वाली मशीन पे 12 और 8 20 पेशेंट कर रहे थे, अभी इसकी कैपेसिटी 24 की है। तो नेचुरली वर्ल्ड वाइड कैंसर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारी नेचुरली नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहा है। तो हमने हर 2-3 साल बाद नया यूनिट ऐड किया है या कैपेसिटी इंप्रूव की है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी कैपेसिटी इस तरह रखें कि मरीज़ को 6 हफ्ते 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर हर पेशेंट मैनेज हो जाए। आपसे भी और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि साइबर नाइफ को लोग ये समझते हैं कि शायद ये ब्रेन ट्यूमर करता है, लेकिन इस वक्त साइबर नाइफ प्रोस्टेट कैंसर के लिए इससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ब्रेकी थेरेपी इससे बेहतर है, ना सर्जरी इससे बेहतर है। उनके साथ कॉम्प्लिकेशन हैं जो इसके साथ नहीं होती। ठीक है सर, ये बताइए कि एक तो ये मशीन काम कैसे करती है, दूसरा ज़रा अर्ली स्टेज कैंसर की हम बात कर लेते कि वो डायग्नोस्टिक उसमें जो है वो जो अर्ली स्टेज का कैंसर उसको जो है उसके रेडिएशन के लिए आती है ज़रा थोड़ा, क्योंकि लोग हमने देखा ये पूछते हैं जी अगर 4th स्टेज का कैंसर है क्या उसका भी इलाज हो जाएगा, तो ये थोड़ा बताइएगा। ये अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये रोबोट है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ये पेशेंट कॉन्शियस है, इसको कोई बेहोशी इंजेक्शन एनेस्थीसिया नहीं दिया। ये वैसे तो फिक्शन लगती है, हमारे ज़माने में स्टार ट्रेक मूवी आती थी कि मरीज़ इस कमरे में एंटर हुआ है, यहाँ पे लेटा है और ये उसके गिर्द घूमेगा, इसको टच नहीं करेगा, इससे 1.5-2 फुट के फासले पे इसके गिर्द घूमेगा और मरीज़ चल के वापस जाएगा बगैर बेहोशी इंजेक्शन एनेस्थीसिया, उसका ट्यूमर क्योर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से हज़ारों मरीज़ इस कमरे में गए, इस रोबोट के सामने लेटे और चल के वापस गए और उनके ट्यूमर्स क्योर हो गए। हमारा एक मरीज़ पे $1000 से $2000 का एक्सपेंस होता है, तो हम उसी मरीज़ को लेते हैं कि जिसमें हमें 100 नहीं तो 99% पक्का ये यकीन हो कि इस मरीज़ को फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया की वजह से कि हम ऐसे मरीज़ नहीं लेते कि जिनको फ़ायदा नहीं होना होता, उनको हम कहते हैं कि फिर वो टोमोथेरेपी के ऊपर या दूसरी जो यूनिट्स हैं उस पर अपना इलाज कराएं। उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्यूमर्स हैं, बिनाइन ट्यूमर्स हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 99% सक्सेस है। जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं कंपेयर टू बाकी किसी भी मोडालिटी के लिहाज से इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। पूरे मुल्क से तकरीबन पाकिस्तान के हर प्रोविंस से 100% लोग आ रहे हैं। कोई 31% पेशेंट पंजाब से आते हैं, 11.5 KPK से, 6.5 बलूचिस्तान से, 4 से 5% ओवरसीज़ पेशेंट आते हैं बाहर से मुल्कों से, जो मैंने बताया इन 15 मुल्कों में से, और बाकी लोग जो हैं वो सिंध से, सिंध के सारे शहरों से इंक्लूडिंग कराची से आते हैं। चारों प्रोविंसेस के अंदर फ्री पेट CT स्कैन की फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर के अंदर मौजूद नहीं है, बाकी जगहों पे है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। चार्ज करते हैं 70 से 1,40,000 रुपये, जबकि कैंसर के मरीज़ की तशख़ीस और तशख़ीस के बाद उसकी कीमोथेरेपी के बाद उसका रिस्पॉन्स देखना या सर्जरी के बाद उसका रिस्पॉन्स देखना एक बहुत ज़रूरी आजकल टेस्ट माना जाता है। ये एसेंशियल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली सिंध के अलावा ये किसी जगह पे नहीं है और फ्री किसी जगह के ऊपर नहीं है, और पब्लिक सेक्टर के अंदर तो ये मशीन्स ही नहीं लगी। थैंक यू सो मच सर। ये थे तारिक महमूद साहब जो प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हैं। इस पूरे सेटअप को देख रहे हैं, हम बात करते हैं किसी पेशेंट से भी कि कहाँ से वो आए हैं और उनको किस तरह का जो है वो ट्रीटमेंट मिला, कोई पैसे तो उनसे नहीं लिए गए। आपका पेशेंट मौजूद है, उसको क्या प्रॉब्लम था, उसकी एज कितनी है, यहाँ पर जब आप आए तो आपको कैसे ये पता लगा कि उसको कैंसर, और फिर यहाँ कोई आपसे पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं सर, यहाँ पे पैसे ऐसे नहीं लिए, यहाँ पे अच्छा हमें इलाज मिल रहा है। बाकी हॉस्पिटल्स में ऐसा इलाज नहीं है। हम दाऊ से यहाँ पे आए थे, रेफ़र किया गया था। ये AC मशीनरी वहाँ पे नहीं थी, तो जहाँ पे थी प्राइवेट में तो वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा इलाज था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। जो पेशेंट उसको बता रहे हैं स्पाइनल का जो है वो कैंसर है, तो आपको ये कब पता लगा? सर ये हमें यहाँ पे आके पता चला। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या कहा था आपसे? इन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ता 2 हफ्ते हमें यहाँ पे बुलाया, ट्रीटमेंट देते रहे। बोला कि भाई ये इनकी 100 लगेंगे, पर आज हमें इन्होंने बुलाया यहाँ पे, आज उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, ये 49 साल शख्स है जिसको स्पाइनल का कैंसर है और इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट जारी है। साइबर मशीन पर अभी हम ये देख रहे हैं कि वो उनका इलाज भी जारी है। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, हम कराची वालों के लिए एजाज़, और इस सूबे के लिए एजाज़ की बात है कि दुनिया भर से यहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं, मुल्क भर से यहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं और साइबर नाइफ की इस मशीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। और हामिद ने बड़े मुफस्सल तरीके से आपको बयान किया कि एग्जैक्टली ये जो मशीन है साइबर नाइफ की मशीन, ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, यू डोंट हैव टू पे एनी पेनी। कैंसर ये नाम इतना खौफनाक है कि जब मरीज़ के जो घर वाले भी जब ये सुनते हैं ना, तो आधी तो जान उनकी इस बात पे निकल जाती है कि भाई इतना खौफनाक
बीमारी जिसका इलाज इतना मुश्किल होता है, इतना महंगा होगा, उसको कैसे अफोर्ड करेंगे। तो जदीद तर्ज का इलाज, ये साइबरनाइफ की मशीन जो भी नई नस्ब की गई है, तीसरी मशीन जो नस्ब की गई है जिन अस्पताल में, उससे आई होप के लोगों को बहुत सारे ऐसे मरीज़, कैंसर पेशेंट्स जिनको अपने इलाज के वाले से बॉडी प्रॉब्लम है, तो उनका ये मसला कहीं ना कहीं हल ज़रूर होगा। और सिर्फ ये नहीं है जनाब कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इजाफा हुआ है, बल्कि हमने देखा है कि स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज है उसका भी इफ्तिताह किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज और नशे के आदी अफराद का इलाज भी किया जा रहा है। जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसके हवाले से हमें मज़ीद रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे मुनस। देखिए, बिल्कुल सरकारी अस्पतालों के बारे में बहुत सारे लोगों का तासुर ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत सारे इलाज दस्तयाब नहीं होते या फिर बद इंतज़ामी देखने में आती है, लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त मैं जिन अस्पताल में मौजूद हूँ, ये बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे जो अमराज हैं उनका इलाज हो रहा है। सिंध भर से, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे मरीज़ आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से 2 नए वार्ड जिनकी रेनोवेशन के बाद उनकी इनॉग्रेशन की गई है। यहाँ पे वार्ड्स हैं, जो मेल वार्ड्स हैं, यहाँ पे बेतहाशा मरीज़ मौजूद हैं। चूँकि कैपेसिटी इन्हेंस की गई है, यहाँ पे पहले कम बेड्स हुआ करते थे, लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा बेड्स हैं। आप देख सकते हैं कि मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इलाज मुआवजे की सहूलत दी जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम नज़र आ रहे हैं, बल्कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलाज की सहूलत है वो भी बहुत बेहतर अंदाज में दी जा रही है। अब देखिए, मेल वार्ड्स में आपको मरीज़ों की सूरत हाल दिखाई, यहाँ पर इलाज हो रहा है, ड्यूटी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ फीमेल वार्ड में। इस डिपार्टमेंट का जो फीमेल वार्ड है वो भी खासा हमें बड़ा नज़र आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज़ मौजूद हैं। जो ड्यूटी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरीशा, इनसे बात करते हैं। थैंक यू मैम। ये बताइएगा, क्या कहेंगी, कितने मरीज़ एट अ टाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं? क्या अगर मैं फ़ीमेल वार्ड की बात करूँ तो हमारे पास 17 बेड्स हैं फ़ीमेल वार्ड में, जो कि ऑलमोस्ट ऑल फुल हैं, सब फुल हैं। इसमें डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, जिनकी स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, इन्फेक्शंस, एपिलेप्सी, GBS, CVST, इस तरह की सारी जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, फ़ीमेल्स जो हैं वो हर एज की फ़ीमेल्स हैं और सब इस टाइम फुल है हमारा वार्ड 17 बेड्स पे, ये जो फीमेल साइड है। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं, बड़े सेंसिटिव मामला होता है, तो यहाँ पे जो सहूलियात दी जा रही हैं, आप समझती हैं कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, किसी दीगर हॉस्पिटल्स का मुकाबला कर रही हैं? जी देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है MRI करवाना स्ट्रोक में, और हमारे पास MRI जो है वो 1 दिन में हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इतनी जल्दी MRI नहीं होता। हमारे पास पेशेंट 1 दिन एडमिट हुए और रात में MRI हो गया। ट्रीटमेंट की बात है तो वो सारी दुनिया में जो ट्रीटमेंट है वही दी जा रही है, लेकिन सिर्फ TPA अगर मैं बात करूँ तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस टाइम आगा खान में अवेलेबल है, और वो हमारा स्ट्रोक यूनिट खुलने वाला है, जैसे ही खुल जाएगा तो वो भी अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर अरीशा हैं, उन्होंने तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो दी जा रही हैं वो बताया, और ख़ास तौर पे जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं 3 साढ़े 3 घंटे अगर उसको हो और वो यहाँ पर ले आया जाए तो बेहतरीन अंदाज में उसकी केयर की जाती है। तमाम सहूलियात MRI से लेके दीगर तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वार्ड में दी जा रही हैं, जो कि तमाम जो दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर दीगर बड़े अस्पताल हैं उन सब का बेहतरीन मुकाबला कर रही हैं। न्यूरोलॉजी वार्ड की एक और अहम सहूलत जो कि जिना अस्पताल में दी जा रही है, प्लाज्मा फ्रेजेस। प्लाज्मा फ्रेजेस जो पैरालाइज हो चुके होते हैं पेशेंट, उनके लिए सहूलत दी जाती है। डॉक्टर अवेश इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि इसको लीड करते हैं, यहाँ पर इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर ये नहीं करते तो पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं ना, जिससे हम सांस लेते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पेशेंट को ICU की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को फिर वेंटिलेटर पर जाकर एक्सपायर हो सकते हैं। तो इसके थ्रू हम पेशेंट को बचा सकते हैं। यहाँ पर तो पूरे इंटीरियर सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, और पूरे मतलब जितने भी विलेजेस हैं गाँव के, मतलब वहाँ से मल्टीपल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये भी एक बेहतरीन सहूलत है जो कि इस वार्ड में इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि लाखों रुपए में दीगर प्राइवेट अस्पतालों में इसका इलाज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स के लिए ये मुहैया की गई है, जो कि मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन सहूलत है, और जो कि मरीज़ों का भी फीडबैक है, वो यही कह रहे हैं कि बेहतरीन इलाज यहाँ पर हो रहा है और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस वक्त हम इसकी जो वार्ड है उसका एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट है और ड्यूटी डॉक्टर तनवीर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, यहाँ ये क्या यूनिट है बेसिकली? ये हमारे वार्ड का सबसे जो क्रिटिकल जो पेशेंट हमारे पास होते हैं, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी पेशेंट होते हैं, जिसकी वाइटली अनस्टेबल पेशेंट होते हैं, जिसके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कम होता है, दिल की धड़कन कम होती है, ज़्यादा होती है, और जो
ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, जिसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, तो पेशेंट वो हम जो स्टेबल पेशेंट होते हैं वो हम मेल और फीमेल वार्ड में रखते हैं। जो अनस्टेबल पेशेंट हमारे पास होते हैं, जो अपनी सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ब्लड प्रेशर उनका नीचे ऊपर होता है, तो हम पेशेंट को उसमें HDU में रखते हैं। HDU एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मॉनिटर होते हैं और डिफरेंट किस्म की ECGs होती है। तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन सारा प्लांट जो सिस्टम होता है वो होता है, और पेशेंट क्रिटिकल जो भी पेशेंट होते हैं हम HDU में रखते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक की ये 2 वार्ड्स हैं जहाँ पे बेहतरीन सहूलियात जो मरीज़ हैं उनको फराहम की जा रही हैं, और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अब तादाद में इजाफा हो गया है। जो जिस तरीके से इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, इसी तरीके से ज़्यादा मरीज़ों को ये सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मुनिस कि आपने इतनी अच्छी और मुफस्सल रिपोर्ट जो है हमारे नाज़रीन के सामने भी रखी। अच्छा देखें, ज़माना जैसे जैसे तब्दील होता जा रहा है, हमारी परेशानियां भी बड़ी तब्दील होती जा रही हैं, हमारे बिहेवियर्स भी जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं, हमारे मसले मसाइल जो हैं ये भी अब तब्दील होते जा रहे हैं। मैं स्पेसिफ़िकली अगर आज की जो यंग जनरेशन के वाले से बात करूँ, जिसमें स्पेसिफ़िकली जो टीनेज लोग हैं, मैं उनके मसले मसाइल के वाले से बात करूँ तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे वाकई किसी और दौर में जी रहे हैं। अगर मैं अपना टाइम देखूँ, मैं अपने बच्चों में बात देखूँ तो ठीक है, एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन उसमें एक माँ बाप को कहीं ना हमसे डील करना आता था, और हमारे भी दिल में ये समहाउ ये माँ बाप का खौफ था, या फिर मैं ये कहूँ कि जी उस वक्त हमें इतने सेल्फ अवेयर नहीं थे कि जी ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे ये मसला हो रहा है। ऐसे मसले कोई इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन जो आज का बच्चा है ना, वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत वल्नरेबल है, एंड दे रियली आर, वो बड़े सेंसिटिव हैं। आप उन पे शाउट कर दें तो वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, और ना से वो डिस्टर्ब हो जाता है बल्कि वो अपने अंदर एक अजीब सी माँ बाप को लेके फीलिंग भी पैदा कर लेता है कि इन्होंने मुझ पे शाउट किया, ये मुझसे प्यार नहीं करते, और वो सच में उसको मानने भी लग जाता है। तो आजकल और आज जो इश्यूज़ चल रहे हैं यूथ को लेके, टीनेज में हूँ, उस पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। आपके बच्चे अगर टीनेज हों और आप भी सेम मसले मसाइल, क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्यूबर्टी का टाइम भी है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और उसमें बच्चे जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का रिएक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। आपको भी इस हवाले से मसले मसाइल हैं तो आप आज के हमारे पैनल से इस हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग इस तमाम सूरत हाल में बड़ी मैटर करती है। स्कूल में कैसे डील किया जाता है वो और बात है, लेकिन घर पे इसको कैसे डील किया जाता है ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। हमारे साथ फजीला काजी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक हैं आप? किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और साथ में हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर फैसल मामसा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव फेसबुक पेज कराची स्कूल गाइड ऑफिशियल की फाउंडर बेनिश उमैर भी मौजूद हैं, तो ये आपको सही तरीके से बता सकेंगी कि अच्छा जी स्कूल्स के अंदर बच्चों को क्या कुछ मसले मसाइल होते हैं। और साथ में हमें स्कूल काउंसलर उसामा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, हम आपको शो में वेलकम कहते हैं। मुझे सबसे पहले तो वैसे फजीला जी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने भी नोट किया होगा, अगर आप अपने भी टीनेज देखें, मतलब सबको हार्मोनल चेंजेस सेम होते हैं ऐसे, लेकिन मैं अगर उस टाइम की बात करूँ, मैं फिर आपके बच्चों की बात करूँ, मैं फिर जो आजकल के जो बच्चे हैं उनकी बात करूँ, तो आप कितना डिफरेंस देखनी है बच्चों में? डिफरेंस बच्चों में नहीं है, एक्चुअली डिफरेंस जो है वो हमारे अपने बिहेवियर्स में है। जो मुझे लगता है कि जब अगर समझे मैं इस उम्र से गुजरी तो जो मुझे फीलिंग्स होती थी या जो मैं सोचती थी, मेरे माँ बाप ने उसको जैसे डील किया, तो जैसे जैसे आप थोड़ा बड़े होते हैं, एक तो स्टार्ट से करते हैं। चले एक अगर आपकी जो पहली 1 से 5 साल की जो उम्र होती है ना, वो होती है आपकी उम्र आपको बहुत कुछ सिखाने की, सही गलत अच्छा बुरा जो भी है। और उसके बाद फिर आपका 5 साल के बाद आपका अपना आप सोचना शुरू करते हैं, अच्छा मुझे ऐसे करें, मुझे ऐसे करना चाहिए, या मैं गलत, मतलब बच्चे को भी पता होता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। तो सोच का फ़र्क है। अब जो आपने एक बात की ना, मैं उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती कि आपने बात की थी। नहीं, एक बात थी, वो आपका कसूर नहीं है, क्योंकि सब ऐसे ही सोच रहे हैं कि जी आजकल के बच्चे पे आपने शाउट कर दिया तो बच्चा कहता है कि मैंने प्यार ऐसी की तैसी क्या शाउट कर दिया, मतलब क्या प्यार नहीं करते? नहीं, हमने ना ये सोच डाल दी है बच्चों में। नहीं बच्चे को मारो, नहीं ये नहीं करो। मैं ये नहीं कहती आप मारें, मतलब मार कुछ नहीं होती थी, टैपिंग होती थी। हमारे पेरेंट्स भी कोई अल्लाह ना करे हम पर कोई ऐसे जुल्म थोड़ी करते थे, बट वो आपको एक वॉर्न करते हैं, आपको एक अलर्ट करते हैं कि नो दिस इज नॉट राइट, यू डोंट हैव टू डू दिस। एक वक्त में मैं ये सोचती थी, मैं अपनी अम्मी को कहती थी मुझे लगता है आपने मुझे कचरे पे से उठाया है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ शायद, हालांकि मैं एक हूँ, लेकिन
अब मैं सोचती हूँ विद द टाइम, यू नो, अब नहीं, काफ़ी पहले से मैं सोचती हूँ नहीं यार, उन्होंने जो किया वो सही था, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो बहुत फ़र्क है हमारी सोच का। हमने अपने बच्चों को ये बताना शुरू कर दिया, नहीं मारे नहीं, बच्चों को टच नहीं करें, बच्चों को शाउट न करें, ओह उसका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कॉन्फिडेंस वो खराब कर रहे हैं, कोई confidence level खराब इस नहीं बच्चे होता। की सेल्फ स्टीम जो है मुतासर हो रही है। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं था सेल्फ स्टीम इज्जत भी क्या होती है। बाहर कोई गेस्ट भी आए होते थे, उनके सामने मम्मा पर डांट देते थे, डांट भी पड़ी, 2 आंसू बहाए, आप नॉर्मल हो गए। मतलब आप थोड़ा नॉर्मली जिंदगी को गुजारे। हमने तो बच्चों में से वो बीमारियां निकाल के ले आए जो कभी थी भी नहीं। होती हैं, ये नहीं है कि नहीं होती, होती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, बट वो जेनेटिक्स में होते हैं, वो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इतना नहीं है कि आप हर नॉर्मल बच्चे को भी आप साइको बना दें। आज छोटा सा भी आजकल जो बच्चे आते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे भी वो कहते हैं जी हमारे बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, और बच्चे की उम्र आप सोचोगे बच्चा कुछ ऐसे पेरेंट्स को डिप्रेशन होता है, उनका इलाज कराना चाहिए। और बच्चे की एज जो है आप देखेंगे 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है। ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये क्या हम ज़रा किसी और मरीज खियारे से आए थे, ये बच्चे जो आजकल के डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहाँ आ गई है, इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई है? अच्छा, सो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि बड़ों में जो डिप्रेशन होता है उससे वो मुख्तलिफ तरीके से नज़र आता है, ठीक है। हम मुख्तलिफ सैयारे से नहीं आए थे। हमारे ज़माने में एक तो ये था कि अवेयरनेस इतनी नहीं थी कि अगर किसी को कुछ हो, कोई बच्चा उदास है तो वो उदास है, उसको थोड़ा सा प्यार लिया, पुचका लिया, डांट भी लिया, बच्चा ठीक हो जाता है। मैं आऊँगी इस बात को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं ना आजकल के बच्चों में बहुत डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस जो है वो देख रही हूँ। माँ बाप और बच्चों के दरमियान, मतलब ठीक है, हमें भी ये लगता था कि जी हाँ, हम जो सोचते हैं और हमारे माँ बाप सोचते हैं थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को तो लगता है कि जी माँ बाप जो सोचते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं और गलत भी सोचते हैं। ये बात भी है। फिर दूसरा ये कि हमारे टाइम पे भी कंपटीशन था, लेकिन आजकल के टाइम में जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर हो गया हुआ है। उस कंपटीशन की वजह से हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई हुई है। जब वो बच्चा नहीं कम्पीट कर पा रहा होता, वो जब आपकी ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतर पा रहा होता, क्योंकि आपने भी अपने बच्चे को बच्चे की सलाहियतों को देख के तो पढ़ाना नहीं है, आपने उसको कंपटीशन में पढ़ाना है, क्योंकि जी मेरी जेठानी का बच्चा या मेरे सामने वालों का बच्चा वो इतना अच्छा कर रहा है तो तुम्हें भी इतना अच्छा करना है। तो वो जो बिला वजह का कॉम्पिटिशन है ना, इसने भी माँ बाप और बच्चों के दरमियान ना एक फ़ासला आ गया है। एक और चीज़ आप देखते हैं, आपके बच्चा ना बड़ा पुरस्रार से खामोशी कभी कभी इख्तियार कर लेता है, एंड दिस इज़ द टाइम आपको इन्वेट करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि आपने कहा ना कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन होती है। वैसे ये कौन से साल के बच्चों के अंदर डिप्रेशन जिसकी आप बात कर रहे थे मतलब शुरू हो जाती है, और अगर मैं टीनेज डिप्रेशन के वाले से बात करूँ तो वो कितनी लीथल और खौफनाक हो सकती है? देखें, वी रियली कांट से कि किस एज से शुरू होती है, बट डिटेक्ट करना जो है वो 6 से 8 साल की उम्र में हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो है डिप्रेशन है। ना टीनेज डिप्रेशन समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है जिससे कॉमन हो गया, लेकिन इट कैन लीड टू सुसाइड। इतना सिवियर हो सकता है कि अगर पेरेंट्स ट्रीट ना कराएं तो वो सुसाइड की तरफ जा सकता है। तो अच्छा, इज इट ओनली डिप्रेशन, या फिर बहुत सारी जगहों पे अगर माँ बाप ने नो भी कह दिया हो, कुछ मार भी दिया हो, पब्लिकली मार भी दिया हो, या फिर कोई ऐसा ब्रेकअप भी, मैं तो आजकल ये भी देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के ब्रेकअप्स भी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको सर पे सवार कर लेते हैं। है तो मुझे टेढ़ों की मोहब्बतों की समझ में भी नहीं आती। जी देखें, हम हमारे पिछले 20 साल में ये वर्ड डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। फैशन में भी वैसे डॉक्टर साहब, हम ये भी मानना पड़ेगा कुछ है। हाँ। एंड देन देयर आर सर्टेन स्कूल्स हु आर प्रमोटिंग के डिप्रेशन है, आपके बच्चे को डिप्रेशन है, देयर टीचर्स हु आर प्रमोटिंग के जी इसको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं डिप्रेशन। बट डिप्रेशन और उदासी में फ़र्क है। सैडनेस अलग चीज़ होती है, ठीक है, ब्रेकअप हुआ वो ब्रीफमेंट है, ग्रीफ है, वो अलग चीज़ होती है, और डिप्रेशन एक टोटली डिफरेंट मर्ज है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जी सैडनेस है या डिप्रेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात इसमें बताएं कि अब जैसे आप बता रहे हैं सैडनेस है और डिप्रेशन है और या फिर वो आप ग्रीफ है, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि आई थिंक सैडनेस और ग्रीफ विद द टाइम चला जाता है, बट डिप्रेशन विद द टाइम नहीं जाता, इट्स लॉन्ग टर्म, राइट? डिप्रेशन के लिए ना देयर आर फ्यू सिम्टम्स 5-6 होने चाहिए जो कि कम से कम 2 हफ्ते तक चले, मुसलसल, एवरी डे,
या उससे ज़्यादा। जबकि सैडनेस जो है वो इंटेंसिटी होती है, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते हफ्ता डेढ़ हफ्ता में जो है वो हील हो जाता सेटल है। डाउन जो है वो होना शुरू होती है। सैडनेस 1-2 दिन की होगी, ग्रीफ एज आई सेड कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बट वो हील हो जाएगी। डिप्रेशन में 5 अलामतें ग्रीफ हील हो जाता है या यू टेंड टू लिव विद इट, आप सीख जाते हैं, यू लर्न टू लिव विद इट? व्हाट आई से इज़ कि दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। ठीक है? वो दर्द को हम रबर से लेके उस इंसिडेंट को इरेज तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो शिद्दत है वो कम हो जाती है एंड पीपल स्टार्ट टू मूव ऑन इन लाइफ। बट डिप्रेशन में 5-6 अलामतें कम से कम 2 वीक्स और मोर, तो फिर हम कहेंगे कि डिप्रेशन है। सही। अच्छा उमैर, आप तो काउंसलिंग भी करते हैं, मुझे बताएं आजकल के बच्चों में, आजकल की टीनेज में ज़्यादातर क्या मसले आ रहे हैं? हाँ। देखिए, इशू सबसे पहले जो मेजॉरिटी है ना वो यही है कि जो बच्चों के और पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे बड़ा उसमें इशू व्हाट आई हैव सीन, पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि ज़माना चेंज हो रहा है। सो यू ऑल्सो नीड टू इम्प्रोवाइज अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, और आपको भी साथ में इवॉल्व होना पड़ेगा। जो पेरेंट्स मारने वाली फ़िलासफ़ी में बिलीव नहीं करते वो बिल्कुल ही नहीं मार रहे। उनके हिसाब से कोई भी डेकोरम सेट करना घर का या कोई भी बाउंड्रीज सेट करना जो है वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है। एंड जो पेरेंट्स मारने में बिलीव करते हैं उनकी सख्ती जो वो इस लेवल पे है कि बच्चा जो है फिर वो डिप्रेशन या वो ग्रीफ साइड पे चला जाता है। ठीक है। वेयर इज पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि देखें आपको बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप मारें नहीं मारें, डांटें नहीं डांटें, बट अगर आप उस बात को ये समझ रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री सेट करने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपके अपने बच्चों का है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो एक सर्टेन चीज़ ना करे, ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू इंसल्ट द चाइल्ड स्पेसिफिकली पब्लिक में जाके। ठीक है। आप उसको इंसल्ट करके, कंपेयर करके, आप कंपेरेटिव एनालिसिस शुरू कर देते हैं आप लोग। ठीक है, कि वो बच्चा ये कर रहा है, ये तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है। वो जो कंपेरिजन होता है वहाँ से बच्चा जो है ना ज़्यादा रिलक्टेंट होता है और भागता भी है बच्चा। तो ये इश्यूज जो मेजॉरिटी केसेस में आते हैं। अब आजकल पेरेंट्स को एक ट्रेंड चल गया कि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट राइट। स्क्रीन टाइम जहाँ गलत है वहाँ स्क्रीन टाइम के बेनिफिट्स भी, क्योंकि आगे की दुनिया यही है। ठीक है। तो पेरेंट्स को उसको बीच का एक बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है कि आप उसको एक टाइम जोन भी तो आप सेट कर सकते हैं ना कि भाई आप इतने टाइम यूज़ करेंगे, इतने टाइम आप यूज़ नहीं करेंगे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग एटलीस्ट पुट योर फोन डाउन। जब हम डिनर पे बैठे हो तो यू हैव टू पुट योर फोन डाउन। एंड फ़ोन का यूजेज किस तरह से करना है, जब आप ग्राउंड रूल सेट करते हैं बच्चे के साथ और आप भी उसको उसी तरह से फॉलो करते हैं। क्योंकि अम्मा अब्बा खुद फोन पे लगे रहते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? परेशान हो गया हूँ देख के कि इवन डॉक्टर के पास लेकर आते हैं तो बच्चे को फ़ोन पे पकड़ा देते हैं, फ़ोन नहीं तो आईपैड पे पकड़ा देते हैं। आई एम अपॉल्ड कि इतना ज़्यादा बच्चों को पहले ये होता था कि हम सब के आप पेरेंट्स यूज्ड टू पे अटेंशन टू अस, अब जो है वो बच्चों को अटेंशन नहीं देते, सेल फोन पकड़ा। यानी बहुत एक कॉमन फिनोमेना आजकल का कि देखें, अगर आपका कोई, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग के दौर पे फ़ोन्स नहीं थे। ठीक है। जब बच्चा खाना नहीं खाता था तो माएँ जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज खुद ही से क्रिएट करती थी। भाग के भी खिला रही थी। एग्जैक्टली। सो मदर्स यूज्ड टू बी क्रिएटिव, राइट। अब क्या है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, स्क्रीन टाइम। बच्चा कोई बात नहीं सुन रहा, स्क्रीन दे दो। बच्चा रो रहा है, स्क्रीन दे दो। कोई ये एहसास नहीं करता, कोई ये सोचने की ज़रूरत नहीं महसूस करता कि देखें तो बच्चा रो क्यों रहा है। बच्चा जब रो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है। ठीक है। अगर तो वो टैंट्रम्स हैं, ठीक है, तो वो भी आप ही पेरेंट्स हैं, आपने ही नोटिफाई करना है उस चीज़ को। और अगर बच्चा किसी वजह से रो रहा है, फॉर एग्जांपल उसको कोई बात बुरी लग गई है, उसको गार्डन में खेलने जाना है, उसको भूख लग रही है, ये नोटिफाई करें आप और उसकी रेमेडी उसको प्रोवाइड करें, रादर देन उसको सिंपली स्क्रीन दे दें। क्योंकि आप जब उसको स्क्रीन देंगी तो आप उसको एक स्टिमुलस दे रहे हैं जिसके ऊपर वो कंडीशन हो रहा है। वो जब भी उसको जब कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेगा स्क्रीन इसका सोल्यूशन है। और उसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं जो कि डेफिनेटली डॉक्टर साहब और अच्छे बेहतर तरीके से। आजकल के बच्चे का आप फोन भी पकड़ लेना, आईपैड पकड़ लें, तो बच्चे कहते हैं जी आप हमारी प्राइवेसी में इन्वेड ना करें। अबे क्या प्राइवेसी है? मुझे आई एम सॉरी। हाँ, ये बात नहीं, ये जो टीनेज वाले बच्चे जो प्राइवेसी वाली बात करें, ये नहीं समझ में आ रही कि भाई ऐसी क्या उनको इजाजत किसने दी है बात करने की? एक्चुअली ये वैसे बात है। मैं जरा कॉलर है, फिर मैं आपके पास फिनिश पे आती हूँ। हमारे साथ कॉलर है या सब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, आपको बहुत सलाम हो और तमाम लोगों को सलाम हो, लेकिन स्पेशली फैसल मानसा साहब को बहुत सलाम हो। और मैं इनका जो सोच का अंदाज और इनको समझाने का अंदाज मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इत्तेफाक से मदिया एक प्रोग्राम में फैसल कुरैशी पर मैं और ये एक प्रोग्राम में हम थे, तो इसी मौजूद में गुफ्तगू हो रही थी, तो वहाँ बच्चे कुछ बैठे हुए थे,
बड़ी यूनिवर्सिटी के। तो मैंने उनसे कहा कि आप बच्चे, आप लोग बहुत स्मार्ट है, यू बहुत इंटेलिजेंट है हमसे ज्यादा, लेकिन आप लोग जब ये बात करते हैं ना कि अब्बू आपको क्या पता, अम्मी आपको क्या पता, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस इज लाइफ वो अम्मी के पास होता है, वो किसी और के पास नहीं होता। लेकिन जो मेरे भी 2 बेटे हैं, जो मैंने एक चीज सीखी है कि हमें इसी दौर में जीना है। हम 65 के दौर में पैदा हुए तो 65 के दौर में जाके उस बच्चों को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अगर वो एक इस लेवल के दौर में, इस दौर में पैदा हुए तो हमें उनके शूज में जब तक हम नहीं जाएंगे, उनकी नफसियात को नहीं समझेंगे तो हम उनको नहीं समझा सकते। अब जो गैप है ना मदिया, कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप, हमें इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। और हम अगर हमने बच्चे को कंट्रोल करना है, बच्चे की नफसियात से कंट्रोल करना है, तो हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे सवाल करते हैं, यू हैव टू, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे के सवाल का जवाब दे, ना कि उसको डांटे। और जब हम खुद बच्चों को टाइम नहीं देंगे, हम कहते हैं ना बच्चे गैजेट से लगे रहते हैं, तो आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, वो भी गैजेट से लगे रहते हैं। देखिए जो टेक्नोलॉजी है ना, आपको बहुत कुछ सिखाती है, इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन एथिकल वैल्यूज जो है ना आपको माँ बाप सिखाते हैं। मेरा फैसल मामसा साहब से सवाल ये कि देखिए फैसल मामसा साहब, देखें आज जदीद दौर है, AI का दौर है, बहुत एडवांस दौर है। अब जो है ना मोरल वैल्यूज जो है वो खत्म होती जा रही है और हम बहुत एडवांस हो रहे हैं। इस मोरल वैल्यूज को रिवाइव करने के लिए हमें किस एज पे बच्चे पे काम करना पड़ेगा कि हमें आगे वो जो ब्रीड मिले ऐसी मिले कि जो इंफॉर्मेशन भी हो और तमीज़दार भी हो और उसको सोशल नॉर्म्स का भी पता हो। इतना मुश्किल आपने सवाल कर दिया ना, मोरल वैल्यूज को रिवाइव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आप शो देखते रहे, मुझे बात जरूर करने के, लेकिन मैं बीनिश आपके पास आऊंगी। मुझे बताएं, ये जो आज हम बच्चों के अंदर, चले डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन इज़ फॉर रियल, हम उसको यूँ बात नहीं करेंगे, बट जब तक डायग्नोस ना हो जाए हर बात को फैशनेबली डिप्रेशन का नाम देना इज़ नॉट राइट। और आजकल के बच्चों में हम गुस्सा भी बहुत देख रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ज़रा सा बच्चे को गुस्सा होता है और बच्चा ये भूल जाता है कि जी क्या, वो माँ बाप से भी एकदम से ऐसे अपसेट हो जाएगा, वो ऐसी कोई मीन बात माँ बाप को भी कह देगा कि माँ बाप को भी हो जाएगा कि भाई ये हमारे बच्चे को क्या हो गया। और फिर माँ बाप उनको ये होता है कि हमारा बच्चा कहीं और वो मुतनफ़िर हमसे ना हो जाए, तो हम वो फिर बच्चे को मनाने में लग जाते हैं, यानी कि बच्चा और पक्का हो जाता है कि मेरी चल रही है। बिल्कुल मदिया, पहले तो मैं उसामा की बात से कंटिन्यू करूंगी कि हम बाउंड्रीज नहीं सेट करते। और बाउंड्रीज हम पता है क्यों नहीं सेट करते, बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमने पेरेंटिंग के रोल को ना आसान कर दिया ये कह के कि बच्चे का दोस्त बने। नो, यू आर नॉट योर फ्रेंड, यू आर नॉट योर चाइल्ड्स फ्रेंड, यू आर गिवन अ रोल ऑफ अ पेरेंट। आपको पेरेंट का रोल दिया अल्लाह ताला ने, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको एज अ फ्रेंड वाला रोल कह के ना आसान नहीं करेंगे। यस यू कैन बी फ्रेंडली, यस यू कैन हैव अ रिस्पेक्टेबल कनेक्शन एंड रिस्पेक्टेबल बॉन्ड विद योर चाइल्ड, बट यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर अ पेरेंट। और आपको बाउंड्रीज शुरू से सेट करनी है आपको। अच्छा, जो गुस्से वाली बात है वो क्यों होती है, क्योंकि जब हम एज अ फ्रेंड बात करते हैं या कुछ भी इस तरह से, तो हम एज अ पेरेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं करते। हमें खुद इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती, ना हमें खुशी एक्सप्रेस करने आती है, ना हमें गुस्सा एक्सप्रेस करने आता है, ना हमें सैडनेस एक्सप्रेस करने आती है। इवेंचुअली दुनिया हमारे इमोशंस को गलत तरीकों से परसीव करती है और वही रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों में आ रहा है एटीट्यूड वाइज। जो आपने गुस्से वाली बात कही कि हमारे बच्चों को गुस्सा एक्सप्रेस करना कब आएगा, जब वो हमसे सीखेंगे ना कि जब आप इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि वैलिड आपकी फीलिंग्स, ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर वक्त खुश नहीं हो सकता, वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमारी लाइफ में भी आते हैं एज एडल्ट भी, तो बच्चों के उसमें भी आएगा, ऑब्वियसली इमोशंस अप एंड डाउन होंगे। बट वो जब डाउन फेज से गुजर रहा है वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, ये हमारा काम है अपने बच्चों को सिखाना। मेरा बच्चा भी बहुत, अगर वो लाउड हो जाता है तो आई हैव टू स्टॉप हिम राइट देयर कि यार मेरी बात सुने, अभी आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो थोड़ा काम डाउन हो जाए, जस्ट गो टू योर रूम, काम डाउन एंड देन कम बैक अगेन टू मी एंड एक्सप्रेस व्हाट इज रॉन्ग विद यू। इस तरह उसको भी पता चला, क्योंकि हमारे दीन में भी क्लियर इंडिकेशन है ना कि गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, अपनी जगह चेंज कर लो, लेट जाओ, बैठ जाओ, पानी पी लो। तो हम हाउ मेनी ऑफ टाइम्स वी एक्चुअली फॉलो दिस आवरसेल्व्स। हमें गुस्सा आ रहा है, चीखना है, बस उसी वक्त चीख के ना अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर कर लो, चाहे सामने कुछ भी कोई भी खा। अच्छा, लेकिन वो बच्चा भी तो देख रहा है ना कि माँ बाप भी तो चीख रहे हैं। हाँ, और वो जो बच्चा अपने घर से जो एंगर ले रहा है, माँ बाप एक दूसरे पे चीख रहे हैं, एक दूसरे को सुन नहीं रहे, और बच्चे को लगता है शायद यही तरीका वेंट आउट करने का। बिल्कुल, जैसे मैं आपको ऑफर बताई थी, कल ही मैंने एक बच्चे को और माँ को देखा। वो बच्चा आ रहा था अपनी कज़न या बहन के साथ और बच्ची रो रही थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और उसने अभी प्रॉपर्ली एक्सप्रेस भी नहीं किया था कि एक्चुअल सिबलिंग राइवलरी हुई, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। माँ ने बच्ची की बात सुने बगैर उस बच्चे को पब्लिकली थप्पड़ मारा। मैं दूर से देख रही थी, ऑब्वियसली आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू इंटरफेयर, मैं दूर से देख रही थी। इवेंचुअली कुछ सेकंड्स बाद उस बच्चे ने भी माँ को मारा। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, जैसे जो बीनेश ने भी कहा कि पेरेंट्स आर नॉट सपोज टू बी फ्रेंड्स, दे आर सपोज टू बी फ्रेंडली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखें, जब
पहले तो ये कि आप जब माँ बाप बनते हैं, ठीक है, तो एक जिम्मेदारी है, ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको ऐसे ही नहीं मिल गया, सो आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो है कि जो माँ बाप होते हैं दे नीड टू कम टू अ पॉइंट, क्योंकि हमने तरीका क्या लेके चलना है। आपने मारना है बच्चे को, वेल एंड गुड, अगर इफ़ इट वर्क्स फॉर यू डू इट, लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से लेके चलना है तो फिर आप प्यार मोहब्बत से लेके चलें। प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या आता है कि अगर बाप ने डांट दिया तो उस टाइम अम्मी जाके पैम्पर कर देंगी। हाँ। अगर अम्मी ने डांट दिया, एग्जैक्टली, तो वो जो पेरेंटल डिसएग्रीमेंट होता है ना, उसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं अपना एक कोना ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो जाके अपनी सारी वो अय्याशियाँ, अपनी बदतमीजियाँ कर सकता है, ठीक है। एंड या फिर सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है ग्रैंड पेरेंट्स का। ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को ये बताते हैं क्योंकि दुनिया जो है पूरी बेवकूफ़ है, ठीक है, आपको जो चाहिए आप हमारे पास आके ले लो। एंड ग्रैंड पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते कि भाई आपकी उस प्यार मोहब्बत की वजह से बच्चा एक बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है। और बच्चा माँ बाप फिर ये वाकई बात है कि अगर माँ बाप मना करे, डांट रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स फौरन आके बच्चे को बता रहे हैं तो बच्चा तो फिर वैसे शेर बन जाता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कोयटा से, मीसम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मीसम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, वालेकुम सलाम जी, मैं कोयटा, मेरा ये सवाल है कि जी कहिए। आपकी आवाज बहुत वीक आ रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको अब क्लियर आ रही है आवाज? ये दोबारा कनेक्ट करिए। आ रही है। जी बताइए, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 7 साल का है और एक 5 साल का। हेलो जी सुन, अभी आ रही है आवाज? अभी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप कहिए। जी बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आई थिंक वी नीड टू ड्रॉप द कॉल एंड विल टेक हिम अगेन। प्लीज़ ज़रा मैं टीम से कहूँगी दोबारा ज़रा इनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो इन्होंने जो बात की थी और कि बच्चे ने माँ को पलट के थप्पड़ मारा, मैं ये सारी बातें सुन रही थी और ये सारी बातें ठीक हैं अपनी अपनी जगह पे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही कि फ्रेंडली होना ज़रूरी है, मतलब ऐसे कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अपना रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। इन सब बातों में पता है क्या, हमें इन सब चीज़ों को चैनलाइज करना है जो कि हम नहीं कर पाते। ये अलग अलग बातें हैं जो हमें समझ नहीं आता, हम गलत जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स ने तो इस जनरेशन को लॉस्ट कर दिया है, ज़हनी तौर पे उनके रिफ्लेक्सेस हो गए स्लो, तो उनको कुछ नहीं पता। वो जब यूँ होते हैं तो अचानक कोई होता है सामने, वो यूँ होते हैं, फिर देन उनको कनेक्ट करने में ही 30 सेकंड लगते हैं, तब तक दुनिया पलट चुकी होती है। तो एक तो ये चीज़ बड़ी मसला है। दूसरा मसला क्या है कि जैसे मतलब हमें देखिए, जो आपकी औलाद होती है ना, आप उसको पहचानते हैं, आपको उसकी साइकी का भी पता होता है क्योंकि वो पहले दिन से आपकी गोद में होता है। तो आप जिस तरह भी वो बढ़ रहा होता है या आपको पता होता है, तो अगर वो कोई गलती कर रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई उदास है, तो आपको ना उससे कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको पता चल जाता है। कभी कभी ऐसी बकवास उदासी होती है, कुछ नहीं होती है। मतलब मेरे लड़के बड़े हो गए, वो अभी भी मुझे कहते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि हमने आपसे झूठ बोला था उस दिन? आपको पता कैसे चलता है कि ये हो गया था, आपने पकड़ लिया? मैंने कहा क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये जो पुराने ज़माने की एक बात थी ना कि मैं माँ हूँ या तुम माँ हो, तो माँओं को इसलिए पता होता है, एक तो आपके जिस्म का हिस्सा है वो, और दूसरा आपने उनके साथ वक्त गुजारा होता है। तो जो वक्त गुजार रहे होते हैं, आपको उनकी साइकी, उनकी आदतें सब पता होती हैं। एक तो आप उससे अपनी चीज़ों को, आप उस वक्त अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, आप उस तरीके से चलें। दूसरी बात ये कि जैसे कि बच्चे, आपने कहा कि पेरेंट्स चीख रहे होते हैं और बच्चे, भाई पेरेंट्स क्यों चीख रहे होते हैं? एक तो पेरेंट्स को ये डिसाइड, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने कैसे नहीं डिसाइड किया था कि भाई जब भी अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या हमें किसी चीज़ पर हमें आर्ग्यू करना है, मैंने कैसे को स्ट्रिक्टली बोला कि जब बच्चे सो जाएंगे, मेरे बच्चे 7:30 8 बजे सो जाते थे क्योंकि छोटे थे, सुबह स्कूल जाते थे, तो मैं मेक श्योर करती थी कि उस वक्त सो जाए। जब 8 बजे बच्चे सो जाते थे, फिर मैं कह सकती थी हाँ अब बोलो क्या मसला है। अगर कोई मसला भी होता था मैं कहती थी रात को बात करेंगे, तो हम रात को बात करते थे। बच्चों के सामने आपको दिखाना है कि पेरेंट्स एक यूनिट है, एक पेज पे, क्योंकि जिस दिन बच्चे को पता चलता है ना कि अच्छा इनमें अलग अलग है, फिर वो फायदा उठाता है। क्योंकि बच्चे को बेचारे को थोड़ी पता, वो तो उसको अगर कुछ खिलौना भी चाहिए तो अब वो फौरन पार्टी बन जाएगा उस पार्टी की जहाँ पार्टी से उसको फायदा हो रहा है। और ब्रोकन फैमिलीज का इशू यही होता है, जो बच्चे कहते हैं ना कि ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं क्योंकि वो पार्टी बनाते हैं। अच्छा आज यहाँ से लड़े, ये तो बात नहीं कर रहे आपस में, मैं इधर से आके फ़ायदा उठा लूँ। तो ये सब चीज़ें हमें इनको देखना पड़ेगा, हमें बच्चे की तरबियत घर से करनी है। और वाकई वो फैमिली में अक्सर बच्चे, मैं आपके पास आ रही, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं उस्मान साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल ये है कि बेटा है 10 साल उम्र है उसकी। जी जी। तो गुस्सा बहुत करता है, यही जिद बहुत करता है, जिस चीज़ पे हर जाता है ना कि ये काम करना ही करना, करना ही करना, जो चाहे उसके साथ जो मर्जी कर लो। अच्छा ठीक है, 10 साल का आपका बच्चा, कुछ पूछना चाहेंगे आप उनसे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि
आप लोगों की फैमिली में आपस के क्या वो किसी को देख के ज़िद कर रहा है, या ये हुआ है कि उसने पहले से ये सीखा है कि अगर वो ज़िद करे तो उसका काम हो जाएगा? क्योंकि बच्चे किड्स कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव, वो ये सीख लेते हैं कि अगर हम ये एटीट्यूड अप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो उस चीज़ को वो रिपीट करते हैं। उस्मान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि फैमिली में सब नॉर्मल है, ऐसी बात कोई एक्टिविटी नहीं जिसमें कि वो बच्चा उसे अडॉप्ट करे और इस तरह का रिएक्ट करे। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उसने देखा हो कि वो जिद करते हैं तो उसकी बात मान ली जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें माना नहीं जा सकता, कुछ तो होती है ना जो यानी इजी होती है मानने के लिए, कुछ ऐसी होती है। यानी मसला ये है कि क्यों करता है कोई, इसकी यानी कोई सोल्यूशन बता दें, अभी आपके ज़हन में हो कोई इस तरह की बात? देखिए क्यों करता है, एक बच्चा जो है ना वो कुछ चीज़ें जब पैदा होता है तो कुछ चीज़ें मौरूसी तौर पे उसमें जेनेटिकली आती हैं, फिर बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें बच्चा जो है वो कुदरत ने उसको या तो ज़्यादा हसास बनाया होता है, उसमें क्वालिटीज़ उसकी पर्सनालिटी की दी हुई होती हैं। तो ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि क्यों करता है ये ज़रा सा मुश्किल होगा जब तक बच्चे के साथ मैं टाइम ना गुजारूं। बट ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने घर में, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपने डिफ़ाइन करना है कि क्या चीज़ बच्चे के लिए करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो माँ बाप दोनों ने नहीं करनी है। जो चीज़ सही है उसकी इजाज़त मिल सकती है, क्योंकि आप ये जान लें कि बच्चे जो है वो दे आर वेरी स्मार्ट, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि माँ बाप या दादा दादी कहीं से उनका काम हो जाएगा अगर वो ज़िद करें। तो इस चीज़ को आप अपने फैमिली को वेल निटेड करें। आप एज ए कपल, अभी फजीला जी भी ये कह रही थी कि एज ए कपल ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे के सामने जो है वो एक यूनिट एक हो, और आप लोग बच्चे के सामने ये ना हो कि बाप ने अगर बाप के सामने ज़िद की तो माँ ने पूरी कर दी। और ये जो बैड कॉप गुड कॉप बनने वाला जो सारा सीन था ना, वो भी बच्चे के हक में कितना बेहतर है, आज हम वो बात भी करेंगे। बच्चे घरों से भाग क्यों रहे हैं, इस हवाले से बात भी करेंगे, और सुसाइडल क्यों होते जा रहे हैं, ये स्कूल कॉलेजेस में ऐसी क्या चीज़ है, और बच्चियाँ क्यों कोई और शोल्डर जो है वो तलाश करती हैं। इस पर बात करने के लिए छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हों, टीनेज में हों, या आपके बच्चे टीनेज में ना हो और इससे भी छोटे हों, ये शो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें माँ बाप की ज़िंदगी का महवर ही उनका बच्चा होता है। एक बच्चा अच्छा लेट से क्यों बोल रहा है, ये बच्चा लेट से दांत क्यों निकाल रहा है, ये लेट से क्रॉल क्यों कर रहा है, उससे लेके अच्छा ये सीख क्यों नहीं रहा, ये बोल क्यों नहीं रहा, ये बाकी बच्चों की तरह जल्दी से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता, ये वैसे भागता क्यों नहीं है, यहाँ से लेकर फिर आखिर तक कि मेरे बच्चे की वो पोजीशन क्यों नहीं आ रही, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मेरा बच्चा घर पे बैठा है। माँ बाप के मसले मसाइल पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। और अभी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे पेरेंटिंग के हवाले से, तो पहले ज़माने के माँ बाप के पास ना कोई पेरेंटिंग का वाकई मैनुअल नहीं होता था कि जी अच्छा जी आपने बच्चों को ऐसे डील करना है। वो खुद जैसे उन्होंने अपना देखा होता था बचपना, वो अपने बच्चों को भी वैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन आज के बच्चे वाकई बड़े मुख्तलिफ हैं। आजकल के बच्चों को बड़ी आज़ादी हासिल है। मैं लड़कों की बात करूं, मैं लड़कियों की बात करूं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं और माँ बाप लोगों में फिर बताते हैं, इसको फ्लेक्स करते हैं कि भी देखो मेरे बच्चे को तो अभी से गाड़ी चलाना आ गई। खैर मैं अपने बच्चों में भी देखूं तो हमें भी खैर बहुत जल्दी गाड़ी चलाना हमने भी सीख ली थी। बट लेकिन आजकल का बच्चा बहुत डिफरेंट है, ये ड्रग्स में भी आ गया है। वेपिंग इज़ वेरी कॉमन इन छोटे बच्चों में। बच्चों के स्कूल में बच्चों, लड़के क्या लड़कियां वेप कर रही हैं। फिर मैं आजकल की बच्चियों की ड्रेसिंग में, ये प्लीज़ मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये बच्चियाँ हमारी 10-11 साल की बच्चियों में जब आप बच्चियों को बड़ी बड़ी लड़कियों वाली, बड़ी बड़ी क्या जो हीरोइंस वाली जो बच्चियाँ क्रॉप टॉप पहन रही हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें पहन रही हैं,
और वो उन बच्चों में फिर अदाएं भी फिर वैसी बहुत जल्दी आ गई। तो ये आपने भी आई एम श्योर इसको नोट किया होगा। बिल्कुल। ये हम किधर लीड कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, हम कौन से रास्ते की तरफ चल रहे हैं। सोशल मीडिया को एक्सेस बहुत आसान हो गया है, और सोशल मीडिया जैसे आपने कहा कि बच्चों को जब माँ बाप की तरफ से कंफर्ट नहीं मिल रहा होता है, दे गो टू अदर चैनल्स फॉर द राइट वैलिडेशन, फॉर द अप्रिसिएशन, फॉर द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड्स दैट टू देम। तो बच्चों को सोशल मीडिया का जो एक्सेस है उसमें मैं देख रही हूँ कि जो प्री टीन्स और टीन्स हैं 12-13 साल के बच्चे, दे हैव देयर पब्लिक अकाउंट्स, एंड दैट्स अ आयरनी फॉर अस कि भाई क्यों माँ बाप इजाज़त दे रहे हैं। माई चाइल्ड हैज़ अ यूट्यूब चैनल। ये बात सही है, लेकिन वो पूरे मेरे कंट्रोल में है। स्कूल और कॉलेजेस के कन्फेशन पेजेस भी बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं इसी पे आने वाली थी कि जब सोशल मीडिया पेजेस बनते हैं, फिर ये कन्फेशन पे आता है, और फिर ये साइबर ट्रोलिंग होती है। आप सोचें कि कन्फेशन पेजेस पे क्या होता है, मुझे बताएं। कोई अच्छी बात तो नहीं होती। अच्छा, कोई अच्छी बात या पॉजिटिव बात तो हार्डली हमने हर किसी स्कूल ने का होता है? नहीं, हर स्कूल का तो नहीं होता ऑब्वियसली। अब यहाँ पे वही बात है कि स्कूल्स को भी स्टेप जितने बड़े स्कूल्स होंगे, हाँ, एंड दे नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स के अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं होता इस पर कंट्रोल करना। थोड़ा सा आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने के। अच्छा, मैं देखिए, जो मेरी ऑडियंस है ना उसको समझ में नहीं आ रही, उसको बताएं कि ये कन्फेशन पेजेस में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। मुझे कन्फेशन पेजेस पे यूजुअली इस तरह का होता है कि ये स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। कोई स्टूडेंट है जो टेक फ्रीक है, उसने एक पेज बनाया, फॉर एग्जांपल कन्फेशंस ऑफ दिस कॉलेज या दिस स्कूल, और वो बच्चा ही एडमिन होता है, उस पेज को रन कर रहा होता है, और फिर वहाँ उसे जो है इनबॉक्स के थ्रू फेलो स्टूडेंट्स ही मैसेज करते हैं कि आई हैव अ क्रश ऑन दिस गर्ल एंड यू नो यू शुड ड्रेस लाइक दिस। नाम के साथ ही अक्सर तो होते हैं, या अगर नाम नहीं तो ये कह दिया कि आई हैव अ क्रश ऑन दिस गर्ल, यू ड्रेस लाइक दिस, आई लाइक दिस वेरी मच। इस तरह ये मैं बहुत तमीज़ से बता रही हूँ, ये ओपनली कन्फेशंस होते हैं। और क्योंकि वो बच्चा एडमिन बड़ा ही शौक मिजाज रखते हैं, बहुत कूल होता है, वो बहुत कूल हैं, तो वो उसको पब्लिश कर देते हैं बगैर इसके सर्कमस्टांस, क्योंकि उनको तो अंदाज़ा ही नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस का। और आप सोचें कि इस तरह की कोई कन्फेशन किसी बच्ची या बच्चे के खिलाफ आ जाए और साइबर बुलिंग हो जाए, साइबर ट्रोलिंग हो जाए, और वो बच्चा उसे पढ़ ले, उसके माँ बाप उसे पढ़ ले, इसमें बॉडी शेमिंग भी होती है। बॉडी शेमिंग हो रही है, हर तरह की शेमिंग हो रही है, बुलिंग भी हो सकती है। एग्जैक्टली, किसी भी चीज़ का, आपके लुक्स को लेके, आपकी स्टडीज़ को लेके, आपके ग्रेड्स को लेके, या आपसे गॉड फॉरबिड कोई मिस्टेक हो गई है या कुछ भी इस तरह की है, और अगर वो कन्फेशन पेज बना हुआ है और बाकी जो इसलिए क्या बच्चे अपने ब्रेकअप्स की भी तशहीर कर देते हैं, या फिर ऐसा कोई अगर चीट कर रहे हो क्योंकि ये क्या वो भी सब चीजें आ जाती हैं? इट्स अ न्यू कूल। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ना, सॉरी आप नहीं प्लीज देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हमारा एक बिलीफ है ना, यहाँ पे सब मुसलमान है, हमारी कंट्री भी मुस्लिम कंट्री ऑब्वियसली। देखिए, हमारे इस्लाम में एक चीज़ बताई गई, कोई मुनाफकत पसंद नहीं की गई, ठीक है, हिपोक्रेसी। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि देखें, अगर पेरेंट्स खुद मुख्तलिफ एडल्ट्स के भी ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे वाइफ्स अपने हस्बैंड्स की, हस्बैंड्स अपने वाइफ्स की, अपनी सासों की, हर किसी की बुराइयाँ चल रही होती हैं, बहुत ओपनली चल रही होती हैं, ठीक है। जब एक कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है कि आप अपने हस्बैंड के साथ खुश भी हैं, बट स्टिल आपने जाके अपने हस्बैंड की पूरी इज्जत अफजाई करनी है ग्रुप के ऊपर जाके, आपको वर्बल डायरिया की बीमारी। एग्जैक्टली, ठीक है। और जब आप खुद वो चीज़ कर रहे हैं तो देखें, वही चीज़ जब छोटे बच्चे कर रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बच्चा ये सोचता है कि यार आप कर रहे हो तो सही है, मैं कर रहा हूँ तो गलत कैसे है। तो सबसे पहले वो हिपोक्रेसी वाला एलिमेंट खत्म करने की जरूरत है कि आप अगर गलत, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेपिंग की बात की, अगर मैं वेप कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ बेटा वेप करने से हेल्थ खराब होती है, मैं अपने बच्चे को बेसिकली डिसोनेंस के अंदर डाल रहा हूँ कि यार बेटा मैं मर रहा हूँ, हाँ, मैं मुझे वेप करने दो। सो अगर मुझे वेप करना चाहता हूँ, मेरा बच्चा ना करे, पहले मैं अपना वेप फेंक दूँ, उसके बाद अपने बच्चे को, एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ना। आप हिपोक्रेसी पहले खुद छोड़ें, उसके बाद अब बच्चे को जो है वो एक नोबेल बच्चा बनाने की कोशिश करें। और इसमें अगर सॉरी नहीं प्लीज, मेरे पास मेरे दिमाग में वो बहुत सारे पॉइंट्स, जी मैं भी आ रही हूँ आपके पास। मेरे पास बेइंतहा बच्चे हैं जो पिंक कलर की नींद की गोली मिलती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ले रहे होते हैं सोने के लिए, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि ये कैसे, तो क्यों बाबा ले रहे हैं, तो ठीक है, मामा तो रोज़ लेती हैं, तो माँ बाप भी बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा खुद ले रहा है? बच्चा उनके उसमें से जाके ले लेता है। तो अगर पेरेंट्स ले रहे हैं तो वो ठीक है, मेरी मामा भी तो लेती हैं, अब मैं क्या जवाब दूँ? और ये क्यों ले रहे नींद की गोली? बच्चे बताते नहीं कि उनको क्या मसला है? They're stressed out for various reasons. That can be and वो उन्होंने देखा है घर में ये होते हुए, तो जो है वो करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ना ये आप जरा मुझे खुल के सारी रीजन मैं आपसे पूछूंगी उसामा कि ये जो काउंसलिंग के लिए जो बच्चे आते हैं उनको क्या क्या मसले होते हैं, लेकिन आप फजीला जो आप मैं बहुत सारी बातें सुन रही थी तो मेरे जहन में वही बात चल रही थी कि देखिए, आप मीडिया को, सोशल मीडिया को, फोन्स को, या जो भी चीज़ें, आप उनको रोक तो नहीं सकते ना, विद जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है,
लेकिन हाँ, जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चे की तरबियत उस तरह करें। उसके लिए आपको एक तो खुद रोल मॉडल बनना होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आपको जो ये कंपटीशन चल रहा है ना आपके अतराफ में, आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है कि ये कंपटीशन तुम नहीं हो, तुम बाहर खड़े हो, तुम इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। आपको उसको उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनाना, ना खुद बनना है। मैं टीवी पे काम करती हूँ, लोग हैरान होते थे, अब तो खैर उनको समझ आ गई है। पहले अच्छा आप मॉडल हैं, आप खाना बनाती हैं। मैंने कहा क्यों, मैं मॉडल बाहर हूँ, दैट इज़ माई जॉब, लेकिन घर में मैं बीवी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं मोहब्बत से बनाती हूँ, ठीक है। तो हमें ये जो चीज़ें हैं ना, एक तो ये नकली जो आपने पर्सोनास बनाए हुए उनसे निकलना है। दूसरा, आपने अपने बच्चों को ना उस कंपटीशन में नहीं डालना कि अच्छा जी मेरा बच्चा जो है इस स्कूल में जाएगा क्योंकि फलानी का बच्चा स्कूल में जा रहा है, मेरा स्टैंडर्ड हाई होगा, ज़रा मेरा बच्चा ना ज़रा वो बर्गर बच्चा बन जाएगा। जी आपने देखा भी है कि लोग भी ऐसे कहते हैं, अच्छा जी आपका बच्चा कौन सा स्कूल में, अच्छा उनको पसंद है, कहते ओ अच्छा ठीक है, वो फौरन पीछे भी हो जाए, भले हो जाए। पता है ये सबसे अच्छी बात क्या है, ये अच्छी बात है, जो आपसे पीछे हो रहा है वो फिल्टर हो रहा है आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि वो बकवास बंदा या बकवास बंदी है, वो फिल्टर हो रही है। मैंने अपने बच्चों को ज़िंदगी में ये सिखाया और मैं हर किसी को कहती हूँ कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो आपके माँ बाप हलाल रिस्क कमा के ला रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं और जो आपका है वो ही आपका है और वो सबसे अच्छा है। और अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, गो एंड अर्न इट। आप मेहनत करें, आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें। और एक और बात इसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो ये बात होती है पढ़ें और आगे बढ़े का मतलब ये नहीं है कि फ़र्स्ट आएँ। क्लास में 50 बच्चे हैं, एक ही फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा और एक 20th भी आएगा और एक 50th भी आएगा। दैट डजंट मीन कि वो डम बच्चा है, दैट मीन्स कि उसको कुछ और अटेंशन चाहिए। अब वो वाली बात ना कि आप अटेंशन दे बजाय फ़ोन देने की, आप देखें कि अच्छा भाई अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं देखूं इसमें क्या मसला है या इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन जाए, या आप अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। जब बच्चे छोटे होते हैं, बजाय फ़ोन देने के आप उनकी जो एनर्जीज़ है उनको ले जाएं। जैसे आप बात कर रहे थे कि कैसे हमेशा हमारे बच्चों को बाहर ले जाते थे आउटडोर एक्टिविटीज़ में, किस तरह आप उनको कोई वो दिखाने चले जाएं, एक पुरानी इमारत, कोई आप उनको गाड़ियों का एग्जीबिशन दिखाएं, किताबों की एग्जीबिशन दिखाएं। आपको अपने बच्चों के साथ आपने उनको पैदा करके छोड़ नहीं देना है। इंगेज आपने ऐसे नहीं करना कि अच्छा मैं तुम्हें हज़ारों का सामान दिला दूंगा या मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन, नहीं, उसका इंटरेस्ट जो है ना वो फाइंड करने की कोशिश करें। अच्छा, अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद है ईसा खेल से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज़ बढ़ा दीजिए। आज ये मसला बहुत आ रहा है अभी कॉल्स का। हाँ जी अब्दुल शकूर साहब, क्या? वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? शकूर खान न्याजी ईसा खैर से बात कर रहा हूँ जी। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और आप बहुत अच्छे टॉपिक्स को चूज कर रहे हैं और अपनी नेशन को बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो मेरा ये सवाल होगा कि जिस तरह अभी फजिया कैसर खान बता रही थी, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं वो 20 ईयर्स मैंने एजुकेशन में सर्च किया और मेरे 20 ईयर्स के 100% रिजल्ट थे बॉयज एंड गर्ल्स। एक रिकॉर्ड है हमारे अपने इलाके में। आप यकीन करें, मैंने 3-4 में बच्चों को कहा, उनके पेरेंट्स को, कि ये बेटी और बेटा माशाल्लाह डॉक्टर्स बनेंगे, ये इंजीनियर्स हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर्स बन सकते हैं और ये आर्ट्स की तरफ हैं। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। डॉक्टर्स भी वो भी जिनकी मैंने उनके बारे में प्रेडिक्शंस की थी 3-4 में। क्योंकि जब आप साइकोलॉजी बच्चे देखेंगे और उसको डायरेक्शन देंगे तो वो बच्चे सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन आपने बड़ा अच्छा जो अभी पॉइंट देखा कि हम एक स्नॉब के चक्कर में, और स्नॉबरी जो है वो दिखावा, बच्चे का स्टेटस, महंगा मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, इससे बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। उसी इदारे में मिडिल क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं और इन्हीं इदारों में हायर क्लास के। तो इस तफरीक को खत्म करेंगे। तफरीक आपका माइंड है, आपका ब्रेन है। जब आपके ब्रेन में कोई चीज होगी और आप नंबरों में आगे आएंगे तो आप सबसे अमीर हैं। मैं समझता हूँ जिसके पास इल्म है, नॉलेज है, वो सबसे अमीर आदमी है, ना कि एक बहुत बड़ी गाड़ी वाला अमीर आदमी है। तो मैं समझता हूँ ये आपका समाज चैनल बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हर स्कूल में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में उन बच्चों की साइकोलॉजी देखनी चाहिए कि आपका बच्चे का माइंड सेट क्या है। आप यूरोप देखिए, 5 तक सारे बच्चे जो हैं उनका डायरेक्शन उनको पता रह जाए कि इसने साइंटिस्ट बनना है, इसने किस फील्ड में जाना है। तो ग्रेजुएशन तक पता नहीं होता हमने करना क्या है। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे फिर कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था और इस पे फोकस होना चाहिए थी।
बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब। देखें वो आप जब क्योंकि आपका खुद भी ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहा है, टीचर्स में ना एक वो जो अब जो जाके बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं ना, इसमें पता चल सके अच्छा बच्चा किस चीज़ में एक्सेल कर सकता है, तो उस टाइम टीचर्स के अंदर वो था, वो पहचान लेते हैं कि अच्छा ये बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आजकल टीचर्स खुद इतने बिजी हैं, क्लास की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर टीचर्स ने अगर सारे चीज़ स्कूल में पढ़ा देंगे तो ट्यूशन में क्या पढ़ाएंगे? और स्ट्रेंथ कम है, मैं आपको बताऊं, अगर कम भी है ना स्ट्रेंथ, आपको पता है क्या मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर मेरे बेटे को मैथ्स नहीं आ रही है, एक बहुत महंगे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा था, बहुत महंगे स्कूल में एट दैट टाइम, क्योंकि वो एक था कि अच्छा भाई चलो बच्चा यहाँ सीखेगा और ये बड़ा कोई अमेरिकन स्टैंडर्ड का है। थर्ड में था अहमद, तो टीचर को मैंने कहा कि इसकी तो मैथ्स ठीक है ही नहीं, लेकिन ये तो माशाल्लाह तो 98 लेता है एग्जाम में, और जब मैं देख रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ उसको तो कि नहीं कोई बात नहीं, हर बच्चों को मैथ्स थोड़ी आएगी। एंड आई वाज लाइक ओके। मैंने अपने बच्चों को उठाया वहाँ से, मैंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारे अमेरिकन स्कूल की, मैंने अपने बच्चों को हबीब पब्लिक स्कूल में डाला उठा के, मैंने कहा बस में जाओगे बेटे तुम स्ट्रीट स्मार्ट बनोगे, तुम्हारे पास वहाँ हर किस्म का बच्चा होगा, वहाँ कोई तकफीफ नहीं है कि ये बच्चा अमीर है, ये बच्चा गरीब है। पास कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, पास इसलिए कर रहे थे कि माँ बाप इतने पैसे दे रहे हैं तो माँ बाप खुश हो ना। A very important thing is कि हमारे आपके ज़माने में which is not too far away, teachers used to take interest in students, वो उनको ग्रूम करते थे और वो पैशनेटली टीचिंग में जाते थे। उस्ताद थे जिसको लोग आगे जाके याद करते कि हमारे उस्ताद ने हमें चीज़ सिखाई थी। अब जो है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई प्रोफेशन नहीं तो टीचिंग कर लो। अच्छा, आई थिंक जनरलाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि एक्चुअली लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। ये कड़वा सच है। ये अभी जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की ना उसामा, बात ये सही है। अब मतलब टीचर इतनी जिम्मेदारी वाली नौकरी है कि आप मेरे हिसाब से नहीं बने, अच्छा तुम ना टीचर बन जाओ। अच्छा हम देखते हैं खवातीन अनफॉर्चुनेटली हमने रिस्पेक्ट नहीं दिया उस वक्त के अपने टीचर्स को। मतलब हमने से मुराद है कि आपने, आपकी हुकूमत ने, आपके मतलब अतराफ ने टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी, तो उनके अंदर से वो खत्म हो गई। तो उसके बाद जब वो आए, जो हमारे टीचर्स थे, उनको हम आज भी इस तरह से थे, अच्छा इन्होंने हमें ये सिखाया। इवन मेरे बेटे को उसके टीचर ने उनके बताया कि बेटा तुम इस तरह पे हो, तुम ये करो, और उसको इतना फ़र्क पड़ा, उन्होंने उसको काउंसलिंग की। कुछ टीचर्स अभी भी हैं कुछ स्कूलों में जो कि बताते हैं, एक ज़ोरैन के टीचर थे सरबाकर, उन्होंने उसको इतना बताया कि नहीं तुम देखो ये जाओ, अभी तुम ये पढ़ो, ये करो। एंड माशाल्लाह now he's masters in criminology and criminal justice, and he's a lawyer and he's working, और वो बहुत अच्छा वो है क्योंकि टीचर ने आपको एक रास्ता दिखाया। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़, थैंक यू बात कहने की मुझे भाई, हमें यही लगता है ना कि जी बच्चा या तो डॉक्टर बन सकता है या तो इंजीनियर बन सकता है, ठीक है, और या तो चार्टर्ड बात से डिफर कर रहा हूँ कि देखें सबसे मेजर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि इंस्टेड कि आप बच्चे को ये बताएं कि तुम क्या बन सकते हो, आप बच्चे को बताएं कि भाई जिंदगी जीने का तरीका क्या है, ठीक है। जब आप, और वही बच्चे बड़े होकर टीचर्स ही बन रहे हैं। आप बेतहाशा सोशल मीडिया पेजेस पे देखेंगे हर रोज़ कोई ना कोई टीचर आके इस बात पे ज़रूर बहस कर रहा है कि यार मुझे तो सैटरडे की ऑफ नहीं मिल रही, मेरी तो सैलरी कम है, मुझे तो जो है 14 अगस्त से बुला लिया गया। चेंज हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्लास टीचर के साथ आपका एक ताल्लुक बनता है बच्चे का, 6 महीने बाद क्लास टीचर ही एग्जैक्टली। नाउ द पॉइंट इज कि जो टीचर है कोई उनसे, अब कोई बेचारा जो सच में एजुकेशन की तरफ एक्चुअली रागिब होगा वो पूछते हुए भी डरता है क्योंकि उसको पता उसकी जो प्रोफाइल है वो ट्रोल हो जाएगी। द पॉइंट इज कि उनसे ही पूछा जाए, एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक है, वो प्रोफेशन पैसे कमाने के लिए नहीं है। टीचर की प्रोफाइल ट्रोल नहीं, लेकिन देखिए पैसा, आई एम सॉरी, ये टीचर ट्रोल्स भी हो रहे हैं। हाँ बहुत बुरी तरह। नहीं, लेकिन देखिए ये आपकी बात गलत है कि पैसा कमाने के लिए नहीं है, दिस इज नॉट राइट। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं ये कह रही हूं जो कोर स्टेबिलिटी नहीं है इस प्रॉब्लम पहले जिन स्कूलों में टीचर्स हैं वो स्टेबिलिटी है, वो अपने टीचर्स को लेके चल रहे हैं, बोनसेस या एक जो तरीका होता है। अब अगर एक आदमी बहुत पढ़कर आ रहा है, सब कुछ करके आ रहा है, तो उसके बाद ज़ाहिर है देखिए उसको अपनी फैमिली को भी तो भाई करना है ना, वो उसका प्रोफेशन है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम डॉक्टर्स के लिए कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स एंड टीचर्स, ठीक है, ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपका जो कोर मकसद है ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं, क्योंकि जब कमर्शियल कर लेंगे उस चीज़ को तो जाहिर आपको इस बात से गर्ज नहीं होगा कि बच्चा क्या पढ़ा, आपको इस बात से गर्ज होगा कि स्कूल वालों को खुश करना है। नहीं तो वो यही तो कह रहे थे कि टीचर और डॉक्टर में फ़र्क है। डॉक्टर्स तो बड़ा कमा रहे हैं क्योंकि जब इंसान की मौत करीब होती है तो इंसान सब दे देता है उनको, तो वो तो कमा ही लेते हैं, और वो नई मौत होती तो आपको मौत दिखा के लेकिन हमारे टीचर का वाकया लेकिन टीचर्स के साथ हमेशा से नहीं सब नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि जो एक तरीका चल गया है, अनफॉर्चुनेटली अगेन जनरलाइज नहीं कर रही मैं उसको। अच्छा, फातिमा हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। फातिमा टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए।
ये पहले सिखा के फ़ोन लिया करें। ये हम अक्सर मैं जुमे के शो में तो वालेकुम अस्सलाम जी। फातिमा क्या पूछना चाहेंगी? फातिमा मेरी जान, मेरी चंदा, अपने टीवी की आवाज़ प्लीज़, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी जी, आप बताएं क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी ज़रूर। 12th क्लास में है, सब कुछ भूल जाता है और गुस्सा बहुत करता है, स्कूल नहीं जाना, चिढ़, सब कुछ उसमें है। अच्छा, और 10th क्लास में है, 10th स्टैंडर्ड में है? नहीं, 1 क्लास में। अच्छा 1, ओके 1 क्लास में भूल जाता है। अच्छा जी, सब कुछ भूल जाता है, वो जल्दी भूल जाता है, 2 दिन पहले पढ़ाया सब कुछ भूल जाता है वो। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी कोई ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इस एज में अगर कोई बच्चा क्लास 1 में है तो इट्स टू अर्ली कि उसको। उसकी एज क्या है, उसकी उम्र क्या है? 9 साल। 9 साल है। अच्छा थोड़ा सा 9 साल का। और आपके लिए फर्स्ट 2 दफा रिपीट भी करवा चुके हैं लेकिन फिर भी भूल जाता है। डॉक्टर के पास भी लेके गए थे तो गुस्सा भी बहुत करता है, स्कूल नहीं जाना है कि चिढ़ जाता है स्कूल से। तो आप प्लीज़ मुझे कोई हल बता दीजिएगा। अच्छा मुझे एक बस फातिमा जी बात बताइएगा, स्कूल में वैसे कोई चीज़ ट्रिगर उसको करती है? स्कूल जाते वापस आता है, कोई ऐसी चीज़ उसके साथ होती है जिससे उसको गुस्सा आता हो? बच्चे भी मजाक। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा वैसे उसके बारे में? को नहीं दिखाया। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा कि ये तो नॉर्मल बच्चे हैं, कुछ भी इशू नहीं है, इसको हो जाएगा, स्कूल चेंज करा दे। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, फिर भी ये ठीक नहीं होगी। आपने जनरल फिजिशियन को दिखाया या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है? साइकियाट्रिस्ट को दिखाया हमने। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट? जी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें कहें कि बच्चे की इवैल्यूएशन करें। क्योंकि बहुत बार मैं ये जनरलाइज कर रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो बच्चे को या पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं देते और वो क्विकली जो है वो देखते हैं और जिस तरह आपने कहा तो आगे बढ़ते हैं। तो हम साइकियाट्रिस्ट को पेशेंट को टाइम देना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। हम इस तरह नहीं कर सकते। और जब आप लेके जाएं बच्चे को, जब आप जाएं तो बच्चे को लेकर जाइएगा डॉक्टर के पास। और सेकेंडली स्कूल के करिकुलम पे भी ध्यान देंगे, वो किस तरह का है, वो रोज लर्निंग बेस्ड तो नहीं है। करते थे बच्चे के साथ, बैठ के खुद बात करते थे। उसने खुद कोई टॉयज वगैरह दिया बच्चे को खेलने के लिए दिया। उसने कहा कि ये सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आप लोग ऐसे ही लेके आए, बच्चा ठीक है, बस स्कूल चेंज करके देखें। फातिमा आप सिर्फ एक काम करें जो कि एक मैंने कई दफ़ा किया है कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ कभी हो तो आप बच्चे से बैठ के एक तो खुद भी बात करें कि उसको स्कूल में कोई कुछ कहता है, कोई तंग करता है, आप उसके साथ सवाल कम्युनिकेट करें, उसको पूछें कि बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या फ़ील होता है, थोड़ा सा आप खुद भी तो बात करें ना। अच्छा, और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलें तो उनसे पूछें क्लियरली कि एक मर्ज़ होता है जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। कहीं बच्चे को ये चीज़ तो नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं ADHD या ADD। ओके ठीक है। अच्छा स्क्रीन टाइम भी देखें स्कूल में किस तरह की इसका माहौल है, काफ़ी चीज़ों को 2 बार रिपीट करा है। मुझे लगता है हो सकता है कि उसको लर्निंग में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तभी वो गुस्सा भी कर रहा है। और दूसरी चीज़ क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा। अच्छा देखिए, एक तो लर्निंग में पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है या रट्टा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखें साइकोलॉजिकली बच्चा 3 फेजेस से गुजरता है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, बच्चा अगर 7 साल से 9 साल के उसमें वो अपने इड से आगे बढ़ के ईगो के फेज़ में वो दुनिया को समझ रहा है, अपनी चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा है, अपनी फैसले लेने की वो उस डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, उस टाइम अगर बच्चा समझ रहा है, घर की नॉर्मल चीज़ें समझ रहा है, नॉर्मल रैशनल डिसीजंस अपने हिसाब से ले रहा है, उसकी कॉग्निटिव जो है वो डेवलपमेंट बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगर स्कूल का, जैसे बीनेश ने कहा, करिकुलम या स्कूल का जो तरीक़ेकार है असेसमेंट्स का, अगर वो ऐसा जिसमें बच्चा जेल इन नहीं हो पा रहा, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैं कभी भी स्कूल्स के अंदर अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सका बिकॉज आई बिलीव कि वो जो सिस्टम था वो कभी भी मुझसे कभी भी रट्टे नहीं लग सकता। इस चीज़ में ना वैसे मैं वाकई फिल्म जो आई थी इसने लोगों की काफ़ी हेल्प की थी, जो तारे ज़मीन
मैं कहने वाला था। देखिए क्योंकि उसमें वो बच्चा उसको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को रूल आउट किया जाए, जिसे पहले डिसलेक्सिया कहते थे, अब लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। राइट। और दूसरी बात ये भी है ना कि देखें सारे बच्चे, मैं अगेन आपसे यही कहूँगी, सब एक तरह नहीं सीखेंगे, तो इसलिए बच्चों में कोई हुनर डाला जाए। और वो एक बात में आपकी, वो जो आपने की थी ना कि वो गर्ल्स को जो उनकी ड्रेसिंग है, तो भाई पता नहीं हमारे लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता। पहले कहा जाता था मुहावरा कि जैसा देश वैसा भेस। तो भाई अगर आप देख लें आपकी सोसाइटी का जो हाल है, तो उस हालत को देखते हुए आप अपने बच्चों को ज़रा तमीज़ के कपड़े पहनाएं। वेस्टर्न कपड़े पहनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप बाहर जाएं, उनके देश में जाएं तो पहने, मतलब हाँ बैलेंस रखें। अब आप इस तरह के कपड़े पहनाएं और फिर खुदा के वास्ते ये जो एक नकली फेमिनिज्म चल रहा है ना, मेरा जैसे मेरी मर्जी, माफ़ कर दें यार, मतलब दुनिया में लोगों के साथ रहते हैं आप। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये कुछ वो है, लेकिन मतलब आप तरीका देख लेना। अब आप 1000 लोगों को तो नहीं इंसान बना सकते। मेरी मर्जी का खुद नारा लगाते हैं, और फिर जब बच्चे मर्जी करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अब चाहूँगी आप लोग ना मुझे ज़रा 5 पॉइंट्स में ये बताना शुरू करें कि जो बच्चों को अगर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो आपके पास आते हैं, वो 5 मेजर इश्यूज़ के आते हैं। फिर आप काउंसलिंग के दौरान आप जो देखते हैं कि 5 जो मेजर इश्यूज़ आजकल के बच्चे जो माँ बाप को नहीं पता, और माँ बाप को पता भी नहीं चल सकता कि अच्छा ये भी मसला है, तो आप मुझे ज़रूर 5 पॉइंट्स बताएं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी 5 इश्यूज़ कौन से हैं? सबसे पहला ट्रॉमा, सेक्शुअल अब्यूज़, ठीक है, बुलिंग, ठीक है, ये सेक्शुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ बाय फैमिली, सेक्शुअल अब्यूज़ बाय फैमिली। साहब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, तो मेरे ख्याल से हमें पहले सेगमेंट में ही करनी चाहिए कि वाकई ट्रॉमा एंड सेक्शुअल अब्यूज़ तो खत्म कर देता है। ठीक है। दूसरा ड्रग एडिक्शन। मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ जिस लेवल पे ड्रग एडिक्शन चल रही है। देन कम्स डिप्रेशन, ठीक है, एंड देन ADHD या स्ट्रेस या एंजाइटी रिलेटेड चीज़। जो बच्चों को ट्रॉमा वाले बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा किस चीज़ का ट्रॉमा होता है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैंने आपको कहा ना सेक्शुअल अब्यूज़ का ट्रॉमा, ठीक है। देन पेरेंट्स मार रहे हैं, ठीक है, घर से पिटाई हो रही है, या स्कूल में बुलिंग हो रही है, स्कूल में टीचर्स भी बुलिंग करते हैं। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ स्टूडेंट्स बुली करते हैं, टीचर्स खुद बुली करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। उससे बहुत इफेक्ट होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत इफेक्ट होती है, ठीक है। तो अब मैं और एंड सेक्शुअल अब्यूज़ इज सो कॉमन कि आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कभी बच्चों को कहता हूँ कि पेरेंट्स से बात करो, यंगस्टर बच्चे मीन्स टीनेजर्स, तो कहते हैं हमने बताया है, वो कहते हैं फैमिली टूट जाएगी, ये बात हम फैमिली में कर नहीं सकते। देन दिस ब्रेक्स माई हार्ट कि माँ बाप सुन ही नहीं रहे, कि माँ बाप यूजुअली माओं को बताते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, चचा इन्वॉल्व है, मामू इन्वॉल्व है, फर्स्ट कजन्स, डोमेस्टिक स्टाफ भी, डोमेस्टिक स्टाफ बाद में आता है। हाँ। पहले जो है वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, और द पेरेंट्स से कि फैमिली टूट जाएगी, हम ये नहीं कहते, चुप कर जाओ। या ये बहुत बार फादर की तरफ से ये होता है, झूठ बोल रहे हो। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कियों की तरफ बहुत होता है, नो डाउट बहुत होता है, लेकिन लड़कों पे उतना ही होता है। इट्स जस्ट दैट कि वो चीज़ सरफेस पे नहीं आती, रिपोर्ट नहीं होती, लड़के चुप करके जो है वो बैठ जाए। लड़कियों को चुप करा दिया जाता है, नो डाउट लड़कियों को चुप करा दिया जाता है, माएँ चुप कराती हैं, लेकिन लड़कों को भी जो है वो चुप करा दिया जाता है, या लड़के खुद से खामोशी से चुप कर जाते हैं। अब वो देखते हैं कि वो कज़न उसके साथ ही बड़ा हुआ है, वो ईद पे भी कज़न आ रहा है, वो उनका इजीली एक्सेस भी उनका एक्सेस है, वो बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं, बट वो है। और माँ बाप में से किसी एक को ये बात बताई गई होती है। लड़की की क्या हालत होगी जब लड़की ये देखेगी कि जो है वो मेरा कज़न जो है वो आ रहा है। एक्सट्रीम केसेस में मैंने ये भी देखा है कि मामू चाचा वो आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक्सट्रीम केसेस में मैंने ये भी देखा है कि उस कज़न से शादी करा दी गई है। So this is a totally वो जो ट्रॉमा होगा वो उसके अपने बच्चे में कितना आएगा। तो ये एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है। देन ड्रग एडिक्शन, मैं थक गया हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है, प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में, और उस प्रॉब्लम से जो है वो एस्केप के लिए जो है हम ड्रग्स यूज़ करें। बकवास,
टोटली बच्चे कहते हैं तो पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए दिमाग ज़रा अच्छा चलता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं। टोटल रबिश, बकवास बात, एक्सक्यूजेस हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि मोस्ट कॉमन रीज़न सर्कल, उनके जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे जो, अच्छा मैं टोबैको को भी उसमें लाऊंगा और मैं ये वेप को भी लाऊंगा, ये सब उस सर्कल में आप घूम रहे हैं। आपने एक बड़े स्कूल में तो डाल दिया, उस बड़े स्कूल का नाम अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन जो बच्चे, जो सेटों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं। और एक ओपन एयर कैफे कल्चर जो आज शुरू हम देखते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में बैठे हुए हैं और फिर गाड़ियों में बैठ के ड्रग भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर निकल के बाहर भी फिर ये बच्चे जो हम देखने के जी ड्राइव भी जो कर रही हैं, फिर उसके बाद फिर जिस तरह के एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट जो हुआ है कराची में, वो भी ऐसे ही बिल्कुल उनकी वीडियो देखें, शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ कि दैट पर्सन वाज ऑन समथिंग, हाई ऑन समथिंग। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अकरम साहब हैं एबटाबाद से। अकरम साहब, आवाज़ आ रही है? चलें जी, लाइन कट गई जी। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पे मौसम भी बड़ा ख़राब है, एक तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा देखने के लाइन के इशू भी हो रहा है। अच्छा, आपके पास जो 5 ऐसे काउंसलिंग के इश्यूज आते हैं वो क्या हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो इश्यूज़ हैं, एंड आई एम वेरी ब्लंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू पेरेंट्स, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप सबसे पहले देखेंगे कोई भी इशू अगर है तो उसका ग्रास रूट कॉज क्या है। देखिए, एक पहली चीज़ तो ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी कभी बच्चे थे। मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि पेरेंट्स खुद किसी अपने ट्रॉमेटिक इवेंट को लेके वो ही उसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो मैंने ब्रेक में बात बोली कि उनको ईजी वे आउट चाहिए होता है। नाउ दे डोंट रियलाइज़ कि कोई चीज़ ईजी नहीं होती। ठीक है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कम अप विद स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। पेरेंट्स को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उनको ये आज पता लगता है कि हमारा बच्चा ड्रग पे, तो ये बहुत इजी चीज़ हो जाती है उनके लिए, क्योंकि भाई किसी डॉक्टर के पास ले जाना है, उस डॉक्टर ने कुछ ना कुछ उसका रेप्लिका ड्रग देना है जिसकी वजह से वो बच्चा जो चीज़ से बाहर आ जाए। वेयरएज पेरेंट्स क्या इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप जो बचपन से बच्चे को ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं वाया सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाया एक्सट्रीम जूसेस जिसमें शुगर की इंटेंसिटी है, जब बच्चा उठ रहा है उसको खेलने जाने से पहले आप जब उसको एक जूस का पैकेट देने जिसमें 100 ग्राम चीनी से ज़्यादा है, उसका जो एड्रेनलिन रश उस टाइम हो रहा है, वो बच्चा उस चीज़ का आदी हो जाता है। तो क्या कोई भी पेरेंट, इस वक्त मैं डंके की चोट पे वाली बात कर सकता हूँ, 90% पेरेंट्स दे डोंट वांट टू क्विट ऑल दोस थिंग्स, दे कैन नेवर अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हाई? क्योंकि वो खुद जब तक चेंज ही नहीं होना चाहते तो आप बच्चे से कैसे वो करेंगे। होता क्या, देखें, बच्चे ने ज़रा सी कोई मस्ती की, बच्चा कोई ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जो आपको उस सिचुएशन में अच्छा नहीं लग रहा, आपने जूस पकड़ा दिया, आपने फ़ोन पकड़ा दिया। ठीक है, तो पेरेंट्स का अपने आप को करेक्ट करने का जो मेजर है वो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। तीसरी बात आती है डिनाइल की। ठीक है, और डिनाइल भी मूडिया। अगर अपनी मर्जी है तो अगर बच्चा भी अगर आपसे आकर आके किसी के बिनेश का बेटा फॉर एग्जांपल वो आपसे आके बदतमीजी करता तो इस वक्त बिनेश से बोले कि नहीं तो मजाक कर रहा है, क्योंकि अब इस वक्त बिनेश का अपना मूड नहीं खराब करना, he or she is stressed out। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त अभी बिनेश को अपना मूड खराब नहीं करना। लेकिन वही सिचुएशन में अगर आप बिनेश को बोलती हैं कुछ कि यार ये तो गलत है और बिनेश को अब गुस्सा आ गया तो बिनेश ने उसी बात के ऊपर उसको या तो डांट देना है या उसको चमाट लगा देना। ठीक है, तो बच्चा जो है वो कॉन्स्टेंट कंफ्यूजन में रहता है कि या तो वो चीज़ गलत है या तो वो चीज़ सही है। तो ये डिनाइल फेज से पेरेंट्स को बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ आ जाती है, आई वुड से, कि जिसके अंदर पेरेंट्स के आप जब पूछते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को पढ़ा क्यों रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स का इसके बाद कोई कांस्टेंट जवाब नहीं है। मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर इश्यू होता है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ाना चाह रहे हैं कि वो आगे जाके अपने लिए कुछ कर सके, एंड दे डोंट रियलाइज दिस थिंग कि जिसको आप इस तरह से पढ़ा देते हैं। कैम्ब्रिज फैक्टर पे भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वाओ फैक्टर में हमारे एग्जैक्टली बच्चा बर्गर हो जाएगा, अंग्रेजी बोलने लग जाएगा। बट द प्रॉब्लम है जिसने काम नहीं करना होता वो हार्वर्ड से डिग्री लेके भी काम नहीं करेगा। सो इट वुड, और जिस बच्चे ने काम करना होगा तो वो टमाटर बेचकर भी अच्छी लिविंग कमा लेगा, वो टमाटर बेच के भी इम्तियाज खोल लेगा। और हर बच्चा, लेकिन हर बच्चा अलग भी होता है ना, हमें इस चीज को भी नहीं सोचते कि हर बच्चा अलग है। यही मेरा 5वां पॉइंट है कि देखिए इंडिविजुअलिटी की जहाँ तक बात आती है ना, वहाँ पे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा आर्ट में अच्छा है,
एक बच्चा थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, एक बच्चा जो म्यूजिक में और एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो वो जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है उसने कोई तीर नहीं मार लिया, उसके पास भी वही एक क्वालिटी जिस तरह बाकी टीम के पास है। नाउ यू नीड टू एक्नॉलेज ऑल 4 ऑफ देम। हर बच्चे की अपनी वाकई इंडिविजुअलिटी है, एक उसकी लर्निंग कैपेसिटी है। कुछ बच्चे अल्लाह की तरफ से बहुत जीनियस होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो एक चीज़ में स्लो है, वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। आपके नज़दीक फजीला जी 5 ऐसी कौन सी खामियां हैं जो आप आजकल देख रही हैं जिनको आपको लगता है कि सबसे पहले इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, और क्योंकि आपने खुद 2 अपने बेटों से जो कि टीनेज से गुजरे हुए, आपने निबड़ा हुए आप दोनों से। आजकल तो एक तो जेंडर की रेस से निकल जाना चाहिए। अब तो लड़के भी मुश्किल है पालने और लड़कियां भी, मतलब लड़का लड़की वो बराबरी वाली बात है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, जो कि नहीं है पेरेंट्स का एक्सक्यूज़ मी, वो कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात सिर्फ छोटी सी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा देखना पड़ता है, अपने बच्चों पे नज़र करनी पड़ती है। जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसका एक अलग है, वो अपना तरीके से अलग तरीके से स्मार्ट है, दोनों लॉयर हैं लेकिन एक अलग तरीके से स्मार्ट है। एक को किताबें पढ़ने का शौक़ है, एक को जो है गाड़ियों का शौक़ है, वो उसमें बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि चीज़ें कैसे करनी है। तो जब वो अपना कर रहा था तो एक वक्त ऐसा आया कि उसका एक कॉलेज में एडमिशन हुआ और वहाँ पे हमारे यहाँ जो हालत थी चीज़ों की और डिफरेंट उसकी, तो वो इतना डिप्रेस हो गया कि वो बस क्या करता था, टीवी देखता था और खाता रहता था बैठा हुआ, और वो कॉलेज भी नहीं जा रहा होता था। और मैंने उसको देखा, अगर मैं उसको छोड़ देती उसको तो वो प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उसको जब बात की तो मुझे समझ आया कि नहीं यार, इसको इस कॉलेज में पढ़ना है और वहाँ पर पढ़ाई हो रही है और यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ जो है मसाइल दूसरे चल रहे हैं, पॉलिटिकल और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कैसर से लड़के, कैसर ने कहा नहीं यार भी हो जाएगा एडजस्ट। मैंने कहा नहीं, मैं तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कैसर से लड़के भी उसका कॉलेज चेंज किया और फिर वहाँ जाके माशाल्लाह उसने इतना एकदम से अपना सारा कुछ ठीक हो गया, एंड यू नो द करियर एंड द पढ़ाई एंड मतलब ही इज़ एनरोल्ड इन हाई कोर्ट नाउ एंड ही इज़ डूइंग गुड यू नो एट हिज वर्क। तो आपको अपने बच्चे को देखना पड़ता है। मैं कहूँ कि नहीं भाई ये वाला ज़्यादा पढ़ रहा है तुम इसकी तरह करो, ये नहीं होता, मुकाबला नहीं होता। तो एक तो हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी है, उनको देखना है और ये नहीं सोचना कि, और ये वाली बात कि जी बच्चा आया तो नहीं, ये तो हम जो कहते हैं बच्चा है, बच्चा है सीख जाएगा। बच्चा कोई नहीं होता। जिस दिन वो दुनिया में आता है उस दिन से आपको उसको इंसान का बच्चा बनाना है। ये नहीं होना कि बच्चा क्या होता है, बच्चा तो जानवरों के भी होते हैं, आपको उसको इंसान का बच्चा बनाना है। तो वो हमारे पास लैक करता है। दूसरा हमें ये लैक करता है कि हम अपने बच्चों को मुकाबले में डाल देते हैं, मुकाबले से निकालना है। उसको ये बताना है कि बस तुमने जो तुम्हारा माँ बाप के पास है वो बहुत हार्ड अर्नड मनी है, हलाल खिलाएंगे तो हलाल ही मिलेगा। वैसे तो थोड़ा खुद भी करप्शन से दूर रहें, मेहनत करें, लेकिन ये कि बच्चे को ये सिखा दें कि भाई ये है, ये आपका है और आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से कमाया है, और अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप और आगे जाएं, आपको अपने माँ बाप से आगे जाना है। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगता है, जो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा कोई छोटी मोटी गलती भी करता है आप उसको डांटे मत, क्योंकि वो फिर, अब फ़र्ज़ करें बच्चे ने घर में ग्लास तोड़ दिया है, आप उस पे बच्चे पे ऐसा शाउट करेंगे कि बच्चे को होगा ओहो कि ये माँ को पता चल जाएगा, हाँ कि वो माँ मुझे डांटेगी, फिर वो जब ग्लास तोड़ेगा छोटी सी चीज से फिर वो छुपा लेगा। नहीं, आप डांटे जरूर, डांटे ऐसे नहीं, लेकिन आप उसको ये बताएं कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गलती भी हो जाती है, सिचुएशन को एनालाइज करें कि वो कंट्रोल में है बच्चे के या आउट ऑफ कंट्रोल। गलती से टूटा है या वो ग्लास उसने पटक के तोड़ा है, अगर तो पटक के तोड़ा है वहाँ तो चले डांट बनती है, उसको समझाना बनता है। पटक के तो तोड़ेगा तो चमाट पड़ेगा। नहीं, आजकल बच्चे ये भी करते हैं, लेकिन पटक के तोड़े तो ऐसे गलती से तोड़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फर्मली समझाया जाए, चीख के नहीं समझाया। हमारा मसला है कि हम तमीज सिखाना चाहते हैं बदतमीजी से। और आपने शायद एक कमेंट से एक चीज सुनी होगी कि अगर अम्मी से गिलास टूट जाता है तो बुरी बला टलती है, बच्चे से टूट जाता है तो बच्चे ने तोड़ा। अब मैं बताती हूं बच्चे ने क्या कहा। मेरे बेटे ने मुझे एक बात सिखाई जो कि मेरी गलती थी, पहले मुझे गुस्सा आता था चीज़ें टूटने पे, तो अब मुझे हंसी इसलिए आती है कि मेरे एक दफ़ा कुछ चीज़ टूटी तो मैंने कहा यार ये तोड़ दिया तुमने, तुम लोग इतने लापरवाह। कहते टूटेगा तो नहीं आएगा ना, कह रहे तुम्हारे पास चीज़ें ही नहीं खत्म हो रही इतनी है, इनको तोड़ो। तो यू नो मतलब थोड़ा उसको लाइटर नोट पे अगर ले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है लड़कियों के हवाले से मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को हीरोइनें ना बनाएं, उन्हें एक इंडिपेंडेंट अच्छी लड़की बनाएं कि जो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब यू नो हर तरीके से उसको ये पता हो कि यार क्या सही है क्या गलत है। आप उन्हें गलत बात में ना लड़कियों को सपोर्ट नहीं करो, आंखें मतलब लड़के लड़कियों दोनों को, और अपनी आंखें ना बंद करें। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे यूं ना कर ले, नजर चुरा ले कि नहीं सब ठीक है। जब ये बच्चे वाले स्कूल वाले किसी गेट टुगेदर में जाते हैं ना तो प्लीज इन पे नजर रखें। एक तो बच्चा आजा किसके साथ रहा है, आजा किसके साथ रहा है, और इनके बैग्स भी जरूर चेक करें। दूसरा मुझे बताएं
ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप बच्चों के साथ वाकई इतने फ्रेंडली ज़रूर हो कि अगर बच्चे के साथ कुछ भी हो, हम देखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में लड़के या लड़कियाँ किसी गलत डिसीजन की वजह से एक गलत रिलेशनशिप में लैंड करते हैं और फिर वही बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हो जाती है कि उसके बाद वो ब्लैकमेल भी होती हैं। तो बच्चे बहुत सारी जगहों पे माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं। शुरू से वो बॉन्ड मिसिंग होता है। इसको एक चीज़, सिर्फ एक वर्ड जो है जो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ये कोई रिलेशनशिप या कोई ये लव अफेयर्स नहीं होते, ये एक ऐसे ही फेज है जो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से समहाउ आपको लगता है यही है जो मेरा दुख सुनेगा या सुनेगी। तो आई थिंक ये वो जब आप बड़े होते हैं ना आपको बड़ी हंसी आती है कि अच्छा मैं इसको समझ रहा था। तो एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि बच्चे को तालीम दिलाना, तालीम के साथ साथ शऊर दिलाना। शऊर तो हमें खुद को हासिल करना है पहले, फिर बच्चों को दिलाएंगे, लेकिन बच्चियों को तालीम दिलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ज़माना चला गया कि लड़कियों को जो है वो पढ़ाओ नहीं, नहीं उनको पढ़ाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। हाँ ये बिल्कुल, ये देखिए मेरे हिसाब से बच्चों के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट जो देन अगेन जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि बच्चों के पास मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप फ्रेंड भी ना बने भले अपने बच्चों के, फ्रेंडली भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट मेंटोर बन जाए। क्योंकि किसी भी इंसान की, मेरे हिसाब से मैंने कोई भी आज तक सक्सेसफुल बंदा अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसने अपने मेंटोर से चीज़ें नहीं सीखी। और जिसके पास मेंटोर नहीं होता वो हमेशा स्ट्रगल करता है। मैं अगर अपनी एग्जाम्पल भी दूँ, एज एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो आई वॉज स्ट्रगलिंग अंटिल आई फाइंड माई मेंटोर। ठीक है, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ IOBM। ही चेंज्ड मी कम्प्लीटली। उन्होंने मेरा जो मेरे अंदर का पोटेंशियल था, ही ब्रॉट दैट आउट। वो I mean, he is like a father to me, and उनका जो विजन था, you know, he could see through me। आज मैं जो कुछ भी चीज़ें कर रहा हूँ मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो यहाँ पे होता तो वो किस जाविये से इस चीज़ को देखता है, you know। सो मेंटोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगेन वो मेंटोर आप कैसे हैं वो मैटर करता है। सही बात। आप ऐसे कौन से पॉइंट्स आप ऐड करना चाहती हैं कि जो आपको लगता है कि हमने अभी भी उस पर बात नहीं की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली हमारा मसला ये है कि हम एज अ सोसाइटी में ब्लेम शिफ्टिंग बहुत करते हैं। पेरेंट्स कहेंगे स्कूल की गलती है, टीचर की गलती है, अपनी ओनरशिप नहीं लेंगे कि आप कहाँ गलत हैं। आप अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। पेरेंटिंग का मैनुअल नहीं है, लेकिन आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। तो पहली बात ये कि योर चाइल्ड इज़ योर प्रायोरिटी। चाहे आप स्कूल में 40,000 पर मंथ दे दें, आपका स्कूल जो वो जिस स्कूल में वो बच्चा जा रहा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे। आप रख सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए आपको ये रोल अल्लाह ताला ने दिया है। तो योर चाइल्ड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी रिगार्डलेस ऑफ दिस दुनिया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फैमिली टूट जाएगी, हेल विद इट, टूटती है तो टूट जाए। आपका बच्चा आपका सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है। ठीक है, तो स्टैंड ले बच्चे एज अप्रोप्रिएट आप अपने एक्सपीरियंस से, अगर वो टॉडलर है तो उस वक्त आपकी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। वो प्री टीन्स में आ रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाती हैं। मसला ये होता है जैसे प्री टीन्स और टीन्स में आते हैं ना बच्चे 8, 9, 10 में, O लेवल्स, A लेवल्स में, हमारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ जाती हैं और हमारी अकोमोडेशन यहाँ जाती है। हमारी कंडीशंस अटैच हो जाती हैं पेरेंटिंग से। अल्लाह का वास्ता उन कंडीशंस को कम करें, एक्सपेक्टेशंस को कम करें। बच्चे गलतियाँ करेंगे, ओनरशिप आपने लेनी है, आपने मेंटोरिंग करनी है, आपको वो सेफ स्पेस बनना है कि वो बाहर से वो फेक कनेक्शंस ना सीख करें। आप होंगे ना कुछ, कोई हो सकता है वो फेजेस में जाएंगे, वो रिलेशनशिप्स भी सीख करेंगे, वो सोशल मीडिया का भी हमारे पास। लेकिन अगर आप उनका, इफ यू हैव गॉट देयर बैक, no one can destroy them। मतलब आपका घर जो है ना आपके बच्चे के लिए कंफर्ट जोन होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ आके सब कुछ मिलेगा। जिस दिन आपका घर आपके बच्चे के लिए कंफर्ट जोन होगा ना, आपका बच्चा आपसे हर बात करेगा। कनेक्शन ओवर एनीथिंग, कम्युनिकेशन ओवर एनीथिंग। और हमारा ये मसला है कि हम ये भी समझते हैं क्या बात करें बच्चों से, बच्चे तो सुनते ही नहीं है। यू नो हाउ बॉयज आर, दे डोंट लिसन एट ऑल। लेकिन मैं फिर भी अपने ना एक वाले जरीन फेंकती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कहीं ना कहीं सुन रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन है जी? काफी देर से वेट कर रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब क्या पूछना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सवाल किया था, मैंने कहा कि मेरी बच्ची 9 साल की है, 3 क्लास में पढ़ती है। जी। तो वो मुझसे कोई चीज़ शेयर नहीं कर रही। जब स्कूल में जाती है झूठ बोल देती है, घर में आकर कोई उससे नुकसान हो जाए या कोई चीज़ टूट जाए, जिस तरह आप बात कर रही थी, तो वो छुपा देती है, मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। अच्छा, कुछ पूछना चाहेंगे? ना वालदा से शेयर करती है, ना मुझसे शेयर करती है।
अच्छा डॉक्टर फैसल मामसा आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस तो उस बच्ची के साथ नहीं हुआ है कि उसने कोई चीज़ शेयर की है और उसको डांट पड़ी है उस चीज़ पे? नहीं, मेरी तरफ से उसको प्रेशर नहीं है, मतलब मैं उसको मारूं या उसको अम्मी मारे डांटे, मैं ये थोड़ा बहुत उसको समझाते हैं बेटा अगर ये नुकसान हो जाए तो बताना पड़ता है, अगर कोई बात आपको कुछ बाहर कहता है तो अपने वालिदैन को आप शेयर कर बताएं कि अबू मुझे इस नाम पर मैंने ये बात की है। स्कूल में कोई इस तरह बात हो जाती है, टीचर कहती हैं या बच्चे आपसे लड़ाई वगैरह करते हैं, हमें शेयर करना तो शेयर कहते हैं, बताया करेंगे और आपकी टीचर ने ये कहा है, लेकिन वो हमसे शेयर नहीं करती, चीज छुपा लेती है। बाद में पता चल जाता है कि टीचर कहती है मैंने उसको ये चीज बताई थी, उसने आप लोगों को बताया, हमें तो उसने नहीं बताया। आपकी मिसेस तो उसको नहीं डांटती? जी, आपकी मिसेस उनको डांटती तो नहीं, आपकी बेगम उनको डांटती तो नहीं बेटी को? नहीं, डांटती नहीं है उनको। अच्छा, आपने ये थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ना बोले। अच्छा मुझे ये बताएं सुलेमान साहब, ये आप कब से नोटिस कर रहे हैं कि आपकी बेटी आपसे चीजें छुपा रही है और आपको बता नहीं रही? कोई 1.5-2 साल इस तरह कर रही है। 1.5-2 साल से सर, क्या चीज़ें फैक्टर हो सकती हैं? सबसे कॉमन फैक्टर ये हो सकता है कि अगर घर से कोई चीज़ के लिए बहुत अनरीजनेबल तरीके से डांट पड़ी हो तो बच्चे वो चीज़ों को जो है छुपाना जो है शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि हाँ, माँ बाप को जो है बच्चे के साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है। We don't have open-ended conversations with them. स्कूल से आते तो हमारा पहला सवाल ये होता है स्कूल में क्या पढ़ाई हुई। हमारे नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि देखें जहाँ आपका बच्चा बड़ा हो रहा है उसके साथ साथ आपको बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे उनका कम्युनिकेशन लेवल किसी और लेवल पे होता है और आप लोग बड़े नहीं हुए होते हैं उनके साथ साथ। तो यू नीड टू, जहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है वहाँ आपने भी अपने आप को नई चीज़ें जो बच्चा सीख रहा है वो उन चीज़ों से आपने अपने आप को फैमिलियराइज करना है। एंड मैं ऐड करना चाहूँगा जी, जिस तरह फजीला जी ने शुरू में बोला कि माँ बाप को माँ बाप रहना चाहिए, सो उनकी जो विजिलेंस लेवल है वो 2 स्टेप आगे ही होना चाहिए। अगर बच्चा 1.5-2 साल से ये साइंस शो कर रहा है कि वो शेयर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि पहले करती होगी मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। अगर तो खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ हो रही है घर में, तो पेरेंट्स का घर के अंदर बच्चों की तरफ कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितनी विजिलेंस है। जैसे आपने बताया कि आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका बच्चे में अगर कोई आज वो झूठ बोल रहा है, कल वो क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स हैव टू बी विजिलेंट कि अगर बच्चा थोड़ी देर पहले कुछ ही वाज फाइन लेकिन अचानक वो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, तो दैट मीन्स उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कुछ हुआ है। एंड पेरेंट्स शुड बी लाइक, जैसे कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट वाली चीज़, वो पेरेंट्स में होनी चाहिए बिकॉज दे आर योर चिल्ड्रन, ठीक है। आपको दे आर योर कंप्लीट एसेट, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। एंड हर दफ़ा आपको सोल्यूशन बाहर से नहीं मिलेगा, आपको घर से। फजीला जी आपको क्या लगता है कि क्या, क्योंकि मैं भी वाकई लगता है कि शायद बच्चे के साथ कोई चीज़ हो सकती है? नहीं, मुझे सिर्फ यही हो रहा है क्योंकि इसमें अभी अगेन वही बात हुई थी कि क्या वो किस इस 1.5 साल के अरसे में वो किस शख्स से या किस से घर में मिल रही है, या घर में कोई ऐसी डोमेस्टिक हेल्प है, या बाहर उसको कोई ऐसी तो वो सारा उनको अब ज़रा देखना पड़ेगा कि क्या बुली, वो स्कूल में बुली भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है बुली का अब शुक्र, अब तो स्कूल में बात कर बुली पे बात की जाती है, हमारे टाइम में तो बिल्कुल बुली लेकिन बस उससे पूछें और उसे बोलें कि आप डरो नहीं और उसको ऑब्जर्व करो, उसकी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें। सो व्हाट आई वुड कंक्लूड मैं पूरे शो को कि देखिए अपने बच्चे को ना ऑब्जर्व करें। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, तो आपके पास और बहुत सारे मीन्स हैं। आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास, बच्चे की इवैल्यूएशन कराएं, बड़ा ज़रूरी है। साथ में ठीक है, लोग कहते हैं बच्चे पैदा कर लो पल जाएंगे, नहीं पलते भाई, उनको पालना पड़ता है। वो ज़माना चला गया, बच्चों को पालना पड़ता है। और बच्चों को पालने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को टाइम दें। अगर आप फ़ोन में रहेंगे फिर आपके बच्चे भी फ़ोन में रहेंगे, और जब फ़ोन में रहेंगे तो फ़ोन में ऐसी बहुत सारी है गैजेट्स में और पता नहीं क्या कुछ नहीं है, आपने बच्चे को एक्सपोज कर देते हैं। इट्स जस्ट लाइक आपने बच्चा अपने घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और फिर वो ज़माने के आसरे पे। हैव अ चेक ऑन देम। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।